नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बहुत अहम खबरें हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट तक बातचीत हुई है और उसमें उन सारे सवालों के जवाब आज भारत में भी उन लोगों को मिल गए होंगे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर कैसे रुका, किसने बीच बचाव किया, ट्रंप जो क्रेडिट ले रहे थे उसकी कितनी सच्चाई, इन सब के जवाब मिल जाएंगे। और इस भारत के विदेश सचिव ने इस बातचीत का एक पूरा ब्यौरा जारी किया है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत में बिल्कुल साफ कर दिया। न ट्रेड की बात हुई, न मध्यस्थता की बात हुई। हमारे और पाकिस्तान के मिलिट्री के एग्जिस्टिंग चैनल्स के बीच जो बातचीत हुई पाकिस्तान के कहने पर, उसी के बाद कि 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में जो लड़ाई छिड़ी हुई थी वो रुकी है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और दूसरा, आज पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी व्हाइट हाउस में होगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने उसे लंच पर न्योता दिया है। आखिर क्यों? 5 दिन के इस दौरे में पहली बार आसिम मुनीर की कोई मुलाकात किसी से या कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट वो हमारे सामने आ रहा है। तो ट्रंप आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच क्यों करा रहे हैं, इस सवाल का भी आपको जवाब देंगे। और खबरें हमारे पास ईरान और इजराइल की जंग से जुड़ी हुई हैं। अब ईरान में तख्ता पलट की आहटें बहुत तेज हो गई हैं और ईरान के पूर्व शाह के बेटे जो विदेश में हैं, दूसरे देश में हैं, उन्होंने भी एक संदेश जारी करके अब ईरानी लोगों से कहा है कि सही मौका है, आप उठ खड़े होइए और इस अत्याचारी इस्लामिक रिजीम को उखाड़ फेंकिए, मतलब खमेनी की सत्ता को उखाड़ फेंकिए। मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। एंबेसडर दीपक वोरा हमारे साथ प्रोग्राम में। सर, बहुत स्वागत आपका। मेरे जनरल बीके दत्ता हमारे साथ हैं। स्वागत सर आपका। एयर कमोडोर एस बहल प्रोग्राम में आ चुके हैं। स्वागत सर। और कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं कई दिनों बाद। सर, बहुत स्वागत आपका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। यह बातचीत ट्रंप के अनुरोध पर 35 मिनट तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपना और भारत का रुख बिल्कुल साफ कर दिया। मोदी ने ट्रंप से बातचीत करते हुए साफ कहा कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर में किसी तीसरे देश का रोल नहीं था। इनफैक्ट आपके देश का भी रोल नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को बताया कि भारत ने पाकिस्तान में 9 और 10 मई को बड़ी तबाही मचाई थी, उसके कई एयरबेस इनऑपरेबल कर दिए थे और इसी के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए भारत के सामने खुद आया, जिसे भारत ने स्वीकार किया। और यह बातचीत दोनों देशों की सेनाओं की डीजीएमओ के बीच हुई। मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत को किसी भी मुद्दे पर मध्यस्थता न कभी मंजूर थी, न कभी मंजूर होगी और हमारा पूरा देश इस बात पर एकमत है। दरअसल G7 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात होनी थी जो नहीं हो पाई क्योंकि ट्रंप इस बैठक के दूसरे दिन ही वापस लौट गए और यह ऐलान करके गए थे कि मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूं। इसलिए मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया। उनसे पूछा कि क्या आप G7 की इस बैठक के बाद कनाडा से भारत वापस जाते हुए अमेरिका आ सकते हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता जता दी। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। दरअसल उनको क्रोएशिया जाना है कनाडा से लौटते हुए, तो इसका हवाला देते हुए उन्होंने इससे मना कर दिया। अभी आपको पूरी बातचीत जो हुई उसका एक ब्यौरा जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जारी किया वो आपको दिखाते हैं, लेकिन 2-3 अहम बातें इसमें पहले नोट करने वाली हैं। ये स्पष्ट कर दिया गया राष्ट्रपति ट्रंप से ये 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री की पहली बातचीत थी। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप और मोदी की बात कभी हुई ही नहीं, जिसको लेकर के ट्रंप ने 14 बार ये दावे किए कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का, ट्रेड का हवाला देकर के ये जंग रुकवा दी, नहीं तो ये न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी और मैं मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार हूं। उन सारी बातों के जवाब दे दिए गए, लेकिन सबसे अहम बात यह कि दोनों नेताओं के बीच उस दौरान कभी बात हुई ही नहीं थी। अब आज जो बातचीत हुई है उसमें क्या कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, आप सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण यह मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का
अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब आप कोई कह सकता है कि ये जो बातें बताई जा रही हैं विदेश सचिव के द्वारा, ये तो वही पुरानी बातें हैं जो भारत बार बार बता चुका है, कह चुका है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये बात मोदी कह रहे हैं ट्रंप से। ट्रंप को फोन पर उनके ऊपर उनको बता रहे हैं कि आपकी और मेरी पहले तो कोई बात जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं हुई, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों किया, क्या किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। फिर वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि आपकी तरफ से, मतलब अमेरिका की तरफ से केवल एक बार मुझसे बात की गई थी और वो 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के द्वारा की गई थी। पहली बात, ट्रंप और मोदी की बात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई ही नहीं। जेडी वैंस ने 9 तारीख को बात की, उसके बारे में भी बता रहे हैं विदेश सचिव। उन्होंने कहा पाकिस्तान आप पर हमला करने वाला है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया अगर वो ऐसा करेगा तो उसको उससे बहुत बड़ा जवाब दे दिया जाएगा। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान के कहने पर उनकी और हमारी मिलिट्री के बीच हुआ, जिसके बाद ये दोनों देशों की तरफ से या भारत की तरफ से सीमा पर जो मिलिट्री कार्रवाई थी वो रोक दी गई है। अब ट्रंप ये कहते हैं कि क्या आप लौटते हुए अमेरिका आ सकते हैं। वो अमेरिका में मोदी से मिलकर उनसे बात करना चाहते थे। हम इस पर बात करेंगे कि आमतौर पर अगर अमेरिका का राष्ट्रपति इस प्रकार से आपको बुलाए तो क्या भारत को यह न्योता स्वीकार करना चाहिए था, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है, और मोदी ने न्योता स्वीकार क्यों नहीं किया। क्या वाकई उन्होंने अपनी व्यस्तता की वजह से अमेरिका जाने से इनकार किया या वो एक मैसेज इसके जरिए भी देना चाहते थे। आगे की बात सुनिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। अब ये बातें जो हुई हैं इसका क्या मतलब निकाला जाए। हमारे यहां पर वोरा साहब, ऑपोजिशन जो है लगातार ये कह रहा था, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं लेकिन जो हुआ फैक्ट बता रहा हूं। आज भी उन्होंने कहा है, सबने कहा कि भाई ट्रंप दुनिया भर में घूम घूम कर कह चुके हैं कि मैंने जंग रुकवा दी, मैंने जंग रुकवा दी। आज बताया जा रहा है ट्रंप और मोदी की तो बात ही नहीं हुई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कभी भी। और वहां भी उनके ऊपर भी उनको भी साफ साफ बता दिया गया कि ना तो ट्रेड के बारे में आपने तो बात की नहीं, आपके उपराष्ट्रपति ने भी भारत से कोई ट्रेड की बात नहीं की, ट्रेड डील की बात नहीं की, और ना कोई मध्यस्थता का ऑफर हमको दिया गया जो हमको वैसे भी स्वीकार नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूं ना, इट्स वंडरफुल। आपके पास आके खड़ा होना, और आपने तो बहुत खूबसूरत नीले रंग का ब्लेजर पहना है और मैंने रिसाइकल्ड प्लास्टिक की एक जैकेट पहन रखी। मजा आ गया। देखिएगा भारत में क्या क्या होता है, क्या तक हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। ये आपने प्रश्न पूछा सर, बिफोर आई आंसर लेट मी टेल यू, डोनाल्ड ट्रंप चला गया G7 की मीटिंग से। अब वहां पर जो देश, जितने देश थे इनवाइटीज एंड मेंबर्स, सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कौन सी थी? भारत। बिल्कुल। सबसे शक्तिशाली मिलिट्री किसकी थी वहां पर? भारत। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? भारत। अगर ये आप तीन चीजें स्वीकार करिए, आप समझ जाएंगे कि दी थर्ड सुपर पावर
was there. रशिया तो था नहीं, यूनाइटेड स्टेट चला गया, एकमात्र बचा था, वन सुपर पावर वाज देयर, उसका नाम है भारत। अब जो हमने कहा है सर, ये हमारा सिस्टम नहीं है कहना कि ट्रम्प साहब आप झूठ बोल रहे हैं। हम सिर्फ स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि ये बातें नहीं हुई, कोई हमने ये बात नहीं की। पाकिस्तान ने हमसे कहा तो फिर हमने मान लिया जो उन्होंने कहा था, कुछ देर के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को हमने सस्पेंड कर दिया। ये कहना कि मैकडोनल्ड ट्रम्प जो भी उसका नाम है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है। दूसरा जो आपने जिक्र किया अभी कि वांस ने बोला कि पाकिस्तान आप पर हमला करने वाला है एटसेट्रा, उस समय प्राइम मिनिस्टर का जवाब आज भी वही है, ऐसी गलती मत करना टाइगर, नहीं तो इतनी तकलीफ होगी आप उसको सह नहीं कर पाएंगे। हमने जो जितने डाउट्स थे वो हमने एट रेस्ट कर दिए। ट्रम्प की नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है ना सर, वो तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे होशियार हूं, सबसे बुद्धिमान हूं, सबसे शक्तिशाली हूं, सबसे हैंडसम नहीं है, वो तो आप मैं हैं, वो ट्रम्प का नहीं है ये कहना कि आई एम द हैंडसमेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट ही इज हु ही इज। तो उसको कॉल आउट करने से क्या मिलेगा? ही इज द लीडर ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, ये हम स्वीकार करते हैं। और मेरा मानना यह भी है कि जो हमने अब स्पष्टीकरण किया है, बहुत लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि सच्चाई अब सामने सबके आ रही है कि भारत ने किसी की बात नहीं मानी, भारत ने वही किया जो भारत के हक में है और सारी दुनिया उसकी सराहना करती है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि डिप्लोमेसी ऐसे काम नहीं करती, हमारे यहाँ लोग चाह रहे थे कि भाई ट्रम्प दुनिया में घूम घूम कर क्रेडिट ले रहे हैं, तो आप साफ साफ कह दीजिए कि ट्रम्प गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं हमारी उनसे। ये इन इफेक्ट वही है, मैं कह रहा हूं इन इफेक्ट। एब्सोल्युटली, मतलब तो वही है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है, सीधी सी बात है। वी पुट इट अक्रॉस इन वेरी पोलाइट वे। सर हम चाणक्य की संतान है, हम ऐसी चीजें नहीं करते हैं। कभी नहीं कहो किसी को कि वो झूठ बोल रहा है। डोंट ह्यूमिलिएट योर एडवर्सरी, सिर्फ उसको मौका दीजिएगा कि वो सच को स्वीकार करे जो हमने किया। अब ट्रम्प साहब तो ये भी कहेंगे कि चंद्रमा पे सुनामी आई थी तो मैंने जाके खत्म कर दी वहां पर, क्या फर्क पड़ता है उसके बाद, कहने दो। हमने देखी है ट्रम्प की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। So we don't get upset. ट्रम्प तो ट्रम्प है, ट्रम्प कुछ भी दावा कर सकते हैं, वो कोई भी बात कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सच है। उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को कुछ कहा हो कहने के लिए, उन्होंने कहा नहीं कहा अलग बात है। हमने जो उनसे सुना वो भी हमने बता दिया, और हमने जो जवाब दिया वो भी हमने बता दिया। तो अब क्या ये कंट्रोवर्सी खत्म होनी चाहिए बहल साहब कि ट्रंप ने मीडिएशन कराई, भारत ने मध्यस्थता स्वीकार कर ली, अब तो ट्रंप के मुंह पे कह दिया गया कि साहब ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ, क्योंकि एक स्टेज आ जाती है जब इस बात को एक बार के लिए वंस फॉर ऑल किल करना होता है। तो ये कॉल बहुत ही जरूरी थी, चाहे ट्रंप साहब ने कहा कि हम कॉल करेंगे और ट्रंप साहब की वजह से ये कॉल हुई है, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि ये कॉल हुई, क्योंकि इसके अंदर भारत ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी है भारत का प्रिंसिपल, यानी कि हम अपने प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पे काम करते हैं। और इसमें जब हम काम करते हैं तो हम किसी की भी मध्यस्थता को नहीं लेते। आज भी हमारे व्यूज देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर हैं, चाहे मिडल ईस्ट के ऊपर है, हर जगह हम ये कह रहे हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, यह शांति का युग है और हम सबको एक साथ डेवलप करना चाहिए। और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर की हमेशा से ये सेंटेंस रहा है और ये पॉलिसी रही है। तो इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देश हमारे लिए सर्वोपम है, हमारा देश। और जब हम ये बोलते हैं कि देखिए ऑप सिंदूर का पूरे विश्व ने देखा था, यहां तक कि जितने भी इंटेलिजेंशिया है जो कि अमेरिका के अंदर है, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सब ने यह कहा था कि भारत ने किस बुरी तरह से मारा है पाकिस्तान को। जो नैरेटिव बने थे आज तक कि कहीं ना कहीं इस युद्ध को रोका गया ट्रंप की मध्यस्थता से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब सबके लिए क्लियर है, सारे पार्टीज के लिए क्लियर है, पूरे देश के लिए क्लियर है, इससे ज्यादा क्लैरिटी की अब जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे ही आपने जो वो स्टेटमेंट दे रहे थे विदेश सचिव, आपने अगर पहले उनको कभी बोलते हुए सुना हो तो वो इम्प्रॉम्प्टू अपने खुद बोलते हैं, कोई रिटन स्टेटमेंट का सहारा वो कभी नहीं लेते। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि वो एक जो स्टेटमेंट तैयार हुआ था वर्ड बाय वर्ड वही बोलना चाहते थे, उसके इधर उधर वो बिल्कुल नहीं कहना चाहते थे। हिंदी अंग्रेजी दोनों में ये स्टेटमेंट तैयार हुआ होगा ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, Exactly. ताकि कोई गलत ना समझे, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब तो कोई कंफ्यूजन तो वो उन्होंने वो जो स्टेटमेंट जो पढ़ा है सर, मैं काउंट कर रहा था, 5 बार कर्नल साहब उसमें शब्द इस्तेमाल हुए हैं, स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल साफ कह दिया, इस तरीके की लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल हुई है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं ना स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट हमेशा से था,
ये आपके दिल की अपनी प्रॉब्लम है कि आप कुछ चीजें सुनते नहीं हैं, और दूसरा आप कुछ और ही सुनते चले जा रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, बड़ी अच्छी सी बात बताता हूं, ट्रंप ने बात करी या नहीं करी? भाई मैं आज क्लेम करता हूं ट्रंप ने मेरे से बात करी थी। नहीं, आप रोक सकते हैं मुझे बोलने में, नहीं तो आपका यू मीन टू से नाउ ट्रंप हैज टू क्लैरिफाई? भाई मेरे को आया था कॉल, एक सीक्रेट कॉल आया था, और मैंने ट्रंप से बात करी थी कि उन्होंने मेरे से गिड़गिड़ाया भी था कि ये किसी तरह अपने प्राइम मिनिस्टर को मनाओ। देखिए, चीज़ों को बढ़ाना बड़ा आसान होता है, बात का बतंगड़ बनाना बहुत आसान होता है। जयराम रमेश जी जो कह रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली ट्रंप को क्लैरिटी इसलिए मिलनी चाहिए थी, ये स्पष्ट ट्रंप को किया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। और किसी को क्लियर नहीं है। इंडिया में किसको क्लियर नहीं है वो हाथ खड़ा कर दे। एक बार आपके विजिटर्स लाखों करोड़ों लोगों में से एक आदमी हाथ खड़ा कर दे कि इंडिया में ये क्लियर नहीं था। क्योंकि अगर क्लियर नहीं था तो आज हमारा प्राइम मिनिस्टर जब एक ट्रंप का पर्सनल कॉल आता है और वो इनवाइट करता है, तो हम कैसे बोल पाएंगे कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी एंगेजमेंट्स है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रंप, एक बंदा वहां 5 दिन से अटका हुआ है मुनीर, कि किसी तरह मेरा लंच हो जाए। एक्चुअली ट्रंप ने उसे भी लंच के लिए इसलिए नहीं बुलाया है, उसने एक्चुअली ये सोचते हुए बुलाया, दुनिया को एक मैसेज दिया है कि चलो पाकिस्तान में गरीबी है, भूखमरी है, कम से कम चीफ को खिलाऊंगा, एक सेरेमनियली कुछ हो जाएगा। दीज आर कन्वेशन, दीज आर वेज यू कन्वे, दिस इज डिप्लोमेटिक वे ऑफ कन्वेइंग। कि आप अदरवाइज आप बता दीजिए कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है जिसको के उस पर हम लोग डिटेल में आगे बात चलिए, करेंगे। उससे ज्यादा बड़ी बात जो हम बात कर रहे हैं मध्यस्थता की, मुझे एक बात बताइए, 22 अप्रैल से लेकर 6-7 रात तक क्या हमने 70 से 80 डिप्लोमेट्स को ब्रीफ नहीं किया? दिस इज डिप्लोमेसी। क्या हमने बाकी कंट्रीज के चीफ्स को, जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ब्रीफ नहीं किया? हमने किया, और उसके बाद भी किया। और ऑफिशियली अब मैं बता रहा हूं, 6-7 तारीख की रात को हमने आपके डीजीएमओ को भी तो ब्रीफ किया कि हमने ये सब किया है। दिस इज पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। दिस इज पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। लेकिन कर्नल साहब देखिए, एक्सीड ना करें। ट्रंप बार बार ये बात तो दोहरा ही रहे थे ना भाई, 14-15 बार वो आदमी ये कह चुका है। एक बार तो स्वॉर्ड एफिडेविट पे कह चुका है ये बात कि मैंने जंग रुकवा दी, ट्रेड का मैंने इनको धमकी दी कि तुम्हारे ट्रेड बंद हो जाएंगे दोनों के देशों के। तो इस पर और आज अगर ट्रंप को ये बातें बताई गई और उसका ब्यौरा हमको बताया जा रहा है, मतलब ये जरूरी समझा गया कि ये रिकॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए। ये स्ट्रेट रिकॉर्ड होना चाहिए ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप को सिलेक्टिव मेमोरी लॉस है, एमनीसिया है जिसको बोलते हैं हम। मैं आपको देखिए, ट्रंप को अगर आप 2 मिनट बाद एक चीज पूछ लें तो वो ये भूल जाएगा कि मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था। ये जो आप 10 बार, 12 बार, 14 बार बोल रहे हैं, वो भाई उसको लग रहा है कि मैं दुनिया के अंदर पीस ला रहा हूं, मैं नोबेल पीस प्राइज का एक हकदार कैंडिडेट हूं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में ला रहा हूं। मुझे आप एक जगह बता दीजिए जहां वो लेकर आया इफेक्टिवली, कोई एक जगह बता दीजिए। डिप्लोमेसी करनी चाहिए। अरे मैं एक और एक्सपर्ट को पढ़ रहा था, उनके कमेंट, उन्होंने कहा कि जो भाषा है इस ब्यौरे की, इस रीड आउट की बातचीत के, ऐसी भाषा नहीं देखी इससे पहले कभी कि भाई भारत बातचीत तो देखिए 2 नेताओं के बीच में होती है, उसमें कर्टसीज वगैरह रही ही होंगी, लेकिन जो कन्वे किया गया है कि हमने उन्हें ये बातें साफ कर दी, वो भाषा जो है बड़ी प्रोफेशनल किस्म की भाषा है और बड़ी स्ट्रेट इन योर फेस काइंड ऑफ भाषा है। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है, अगर मान लीजिए ट्रंप वहीं रहता G7 में और ऑन द साइड लाइन ट्रंप की और हमारे प्रधानमंत्री की बातचीत होती, वो पूरे मीडिया के सामने वर्ड बाय वर्ड जाहिर होता। क्योंकि अभी एक ये पर्सनल कॉल आया जो प्रेसिडेंट ऑफ USA द्वारा डिजायर टू स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो बातचीत क्या हुई, ताकि अपने देशवासियों को बता पाएं कि किस मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई और क्या चर्चा हुई। और वो चर्चा जो पढ़ के मिस्त्री ने एकदम वर्बैटम, वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज़ को एम्फसाइज करके पूरे भारतवर्ष को बताया है कि बातचीत क्या हुई, ट्रंप ने क्या बोला और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला। ये दर्शाता है कि हमारी जो लीडरशिप है वो किसी के दबाव के नीचे नहीं आती है, ना वो किसी को डाउन प्ले करती है। एक मित्र है, अगर वो थोड़ा बुखला गया कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मालूम है कि असल में फाइनली तो मित्र ही रहेगा वो। तो वो अगर आप संदूर की बात करें, जेडी वहाँ यहाँ था जब ये हमला हुआ पहलगाम का, बिल्कुल, उसके बाद में हमने सबको ब्रीफ किया। वहाँ पे जो उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ उसकी चर्चा है। तो जहाँ तक स्टाफ का सवाल है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हो या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हो किसी भी देश के, जब वो दूसरे देश के उसी लेवल के व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो क्या बातचीत हो रही है, वो जाके अपने लीडरशिप को ब्रीफ करते हैं।
कि साहब भारत ने हमको ये बोला कि अगर ये बम मारेगा तो हम 10 बम और मारेंगे उसको। तो ये सारी बातें बताई गई और उन्होंने ये भी बोला कि अगर डीएस्केलेट करना तो हमने पाकिस्तान को बोला है कि आप रिंग करिए, अपने डीजीएमओ को बोले कि हाथ पैर जोड़े हमारे डीजीएमओ को और बोले मेरे से गलती हो गई। अभी ये ब्रीफिंग किस प्रकार से करेगी ट्रंप साहब को, और ट्रंप साहब ने थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। मतलब आज की इस बातचीत से ये भी क्लियर कर दिया गया मोदी जी की तरफ से कि ट्रंप साहब आपको जो कुछ भी आपके लोगों ने बताया हो, ब्रीफिंग करी है, असलियत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 14 जब बात ही नहीं हुई है, जब उस ऑप संदूर के जो टेररिस्ट है के बाद अब बात हो रही है, तो कहां से मुद्दा निकल आया कि ट्रंप ने बोला मैं तेरे से बिजनेस करूंगा, हम ट्रेड करेंगे, हम तो जी हाथ मिला के चलेंगे, फिर हम पहलगाम घूमने जाएंगे दोबारा। तो ये सब ठीक है। अब एक सवाल ये रह गया कि उन्होंने कहा आप लौटते हुए क्या आ सकते हैं अमेरिका, और प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे कार्यक्रम लगे हुए मैं नहीं आ सकता हूं। सर ये नॉर्मल है आपके लिहाज से? नॉट एट ऑल। सॉरी, आप जो सवाल पूछ रहे थे ना कि टू द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरा प्रायर कमिटमेंट है। और कहां जाना है मुझे? क्रोएशिया जाना है। छोटा सा देश है, खैर पहले हमारा विजिट है, इंपॉर्टेंट है, ईयू में है, नेटो में है, एटसेट्रा। लेकिन ये संदेश सही दिया और साथ साथ सर ये भी कहा है कि क्वाड की जो समिट होने वाली है आप आएंगे, और ट्रंप कहता है बिल्कुल आऊंगा, मुझे खुशी है। सर वंस अगेन आपके माध्यम से, योर चैनल एंड यू योरसेल्फ आर ब्रिलियंट, योर चैनल इज इनसेनली पॉपुलर। मैं एक चीज कह रहा हूं सर, इंडिया जा चुका है, ये भारत बहादुर है। ये फौजी हमारे जो यहां खड़े हैं ना मेरे साथ, इन जैसे बेटे जब मेरे देश के पास है, मेरी मां के पास है, वी हैव टू बी भारत बहादुर सर। यही संदेश पीएम साहब ने दिया है, यही संदेश फॉरेन सेक्रेटरी ने दिया है, यही संदेश हर भारतवासी देता है कि हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे, मध्यस्थता की जब जरूरत होगी टाइगर हम खुद बोल देंगे। आम परिस्थितियों में अगर ऐसी वो कहते कि आप लौटते हुए क्या आ सकते हैं, तो क्या ये किया जा सकता था? यू नो ही हैज, पीएम साहब तो कहीं विदाउट अनाउंसिंग कहीं अफगानिस्तान गए थे, वहां से कहीं और रुक गए, ये तो चीजें होती रहती हैं। पर जब आप इस तरह से कह रहे हैं कि आप आ सकते हैं, दुनिया को बताने कि मेरे इशारे पे तो सब नाचते हैं, सॉरी 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 इट्स नॉट इंडिया, वो पिंजड़े वाली मुनीर अमेरिका में है, वो उस बीच कह रहे हैं कि मुनीर को आज व्हाइट हाउस जाना है, और आज ही वो पूछ रहे हैं कि आज आप आ सकते हैं, क्योंकि पिंजड़े वाली मुनरिया तो वहां पर है। अभी पता नहीं क्या कोई भरोसा नहीं ट्रंप ने ये सोचा हो कि मैं दोनों को एक साथ बुला लूंगा सामने बिठा के। मैं पता क्या है, ये मुनीर को जो बुलाया गया ना ट्रंप पे, आप बाद में शायद मैं भी बात करता हूं सर उस पे। पहले ये बात आप कह रहे थे नॉर्मल नहीं है, यूं मना कर देना कि मैं नहीं आ सकता। दिस इज नॉट एट ऑल नॉर्मल। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, अगर जैसा कि पूरी दुनिया मानती है कि यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा है और सो कॉल्ड ट्रंप उसके सबसे टॉप वो हैं और उनकी बात कोई टाल नहीं सकता, उनकी बात कोई, मुझे आप एक बात बताइए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये वाला ऑफर दुनिया के किसी भी कंट्री को दिया गया होता, क्या वो मना करता? यहां लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं कि किसी तरह ट्रंप साहब मिल लें, हम उनके साथ फोटो खिंचा लें तो हमारी कंट्री की लॉटरी खुल जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए बोल रहा हूं इट इज नॉट अ नॉर्मल। और उससे ज्यादा एबनॉर्मल पता है क्या हो गया कि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया आई एम सॉरी आई एम एंगेज्ड। ओ माय गॉड, ये स्नब है? स्नब नहीं है, स्नब नहीं ये है, स्नब नहीं है। देखिए हम स्नब नहीं करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ रियलिटी। आई हैव अ शेड्यूल, आई हैव टू फॉलो, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम नॉट लाइक यू कि रात को कुछ सोचा था सवेरे कुछ और बोल दिया। हमारा बिल्कुल क्लैरिटी है, मैं कहीं जा रहा हूं, मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए छोटा और बड़ा नहीं होता, साइप्रस हो चाहे यूएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा बड़ी बात यह है एक प्राइम मिनिस्टर ये बोल पा, भारत ने अपना डिस्प्लेजर या थोड़ी कोई डिस्प्लेजर नहीं है, वो ये मेरा आज का नया भारत का नया काम करने का तरीका है। मेरी लकीर ऊपर हो रही है, मैं जब ऊपर आ रहा हूं तो मैं अपने बलबूते पर मैं इस पे एक चीज और ऐड कर, विद योर परमिशन सर, कि कुछ लोगों ने आलोचना की है कि छोटे मोटे देशों में आपने डेलीगेशन भेजे हैं। सर मेरा तो विदेश मंत्रालय में इतने साल का तजुर्बा, मैंने एनालाइज किया कौन से छोटे देशों में गए, वही देश हैं who are likely to be non-permanent members of the UN Security Council आने वाले से। Sir, we are smart, sir. We are the smartest in the world. आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। देखिए बहुत ही करेक्ट डिसीजन था। पहली बारी कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है क्रोएशिया। और क्रोएशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, बहुत वायलेंस से गुजरा है 1991 से 95 में, और उसको समझ है और वो गेटवे है यूरोप के लिए, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ईयू का मेंबर भी है। तो अगर आप सपोज अपना प्रोग्राम चेंज करते हैं और आप कहते हैं कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा क्योंकि मुझे ट्रंप ने बुलाया है, तो कहीं ना कहीं ये स्नब है क्रोएशिया के लिए। तो देखिए प्रधानमंत्री ने ना केवल अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कि मोस्ट पावरफुल हैं उनको स्नब
ऐसा फीलिंग नहीं दिया, साथ साथ में जिस देश में वो जा रहे हैं उस कंट्री को भी स्नब नहीं किया। ये होती है महानता। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसको अपने देश पे भरोसा हो, जिसकी आर्म फोर्सेस स्ट्रांग हो, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, और जो खुद पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, और उसके अंदर 44 इंच की या 46 इंच का 56 कहते हैं वैसे, 56 इंच का 56 इंच का मैंने जो आपको ठान लिया कितना मैं देना अपनी भी नहीं सुनता। आप सहमत है नहीं जाना चाहिए था? बिल्कुल, it is a honor to Croatia that I was being invited by the president. I refused because you are more important. और इसमें हमने कोई नाराजगी नहीं कोई जताई। नाराजगी का सवाल ही नहीं है, ये मेजोरिटी है हमारी। हमने बात की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप की फोन पर बात, और उनके सामने प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ आप बोल रहे हैं इतनी दिनों से, ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई मैंने रुकवा दी, उसका वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, उसके तथ्य गलत हैं, और वो तथ्य प्रधानमंत्री ने उनको दे दिए। अब सवाल आसिम मुनीर का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो भारत से जंग हारने के बाद प्रमोशन पाकर जनरल से फील्ड मार्शल बन गया। अब उसको अमेरिका ने बुलाया। पहले खबर थी कि वो आर्मी परेड में जाएगा, आर्मी परेड में वो दिखा नहीं। उसके बाद आज ये खबर आई कि आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर इनवाइट किया है, न्योता दिया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और वहां उनकी मुलाकात होने जा रही है आसिम मुनीर के साथ। व्हाइट हाउस की ओर से जारी राष्ट्रपति ट्रंप के शेड्यूल में ही लिखा है कि वो कैबिनेट रूम में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ लंच करेंगे। आसिम मुनीर 5 दिनों की यात्रा पर अमेरिका में है। यह मुलाकात ऐसे वक्त पर होने वाली है जब पश्चिमी एशिया में ईरान और इजरायल की जंग चल रही है। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान के पक्ष में एक बहुत साफ सार्वजनिक समर्थन का बयान दिया था, लेकिन 24 घंटे में उसने यू टर्न भी ले लिया। यहां ना ये आसिम मुनीर अमेरिका में एक भाषण देते हुए कहता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद करता हूं। एक और अमेरिका ईरान पर सैन्य दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का सेना प्रमुख उसी वक्त अमेरिका में रहकर ईरान का समर्थन कर रहा है। हालांकि खुद अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने मुनीर का खूब विरोध किया है। जनरल मुनीर ने अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों को आज एड्रेस भी किया। ये जब व्हाइट हाउस में जाएगा आसिम मुनीर, तो वहां उसकी जो मुलाकात है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनके रक्षा मंत्री डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, उन दोनों के साथ भी उसकी ये मुलाकात होगी। और इससे जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको और बता देता हूं। इस बीच ये भी चर्चा सामने आई है कि आसिम मुनीर वहां कह रहा है कि हम ईरान का समर्थन करते हैं। शहबाज शरीफ ने भी यही बात की है कि जंग नहीं होनी चाहिए, ईरान के ऊपर हमला गलत किया है इजराइल ने। और अमेरिका के जहाज, टोही जहाज, इंटेलिजेंस लेने वाले जहाज, उसके रिफ्यूलर्स, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में काफी अंदर तक मंडरा रहे हैं और घूम रहे हैं। मतलब पाकिस्तान ने अमेरिकी जहाजों को अपने आसमान में उड़ने की और ईरान की जासूसी करने की पूरी छूट दे रखी है। यह आपके सामने उसका एक मैप जो है मैं रख रहा हूं। इसमें जो बताया गया है कि यूएस एयरफोर्स के KC-135 बेल साहब, KC-10 ये टैंकर्स हैं, ये पाकिस्तान के एयर स्पेस में थे। एक अमेरिका का RC-135V रिवेट जॉइंट इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट जो हाई ऑल्टीट्यूड पर सर्वेलेंस करता है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के आसपास जो है वो देखा गया है। और इनमें से और ये मिलिट्री जहाज हैं, सिविलियन जहाज नहीं है, तो इनको सामान्य तौर पर चैलेंज किया जाता पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से, लेकिन इनको चैलेंज नहीं किया गया, इनको खुला आसमान दे दिया गया। इसकी बात 1 मिनट में, पहले यही बात कर लें कि आखिर मुनीर को बुला करके क्या मैसेज जो है वो अमेरिका और ट्रंप देना चाहते हैं। सर इतना इंपॉर्टेंट हो गया उनका, मैं तो सोच रहा हूं उनका प्रधानमंत्री क्या सोच रहा होगा शहबाज शरीफ, मुझे नहीं बुलाया, आर्मी चीफ को बुलाया और उसको अब व्हाइट हाउस में लंच भी करा रहे हैं। तो वो नाराज क्यों हो रहा है? मुनीर के कपड़े घर में कौन धोएगा? वो बदमाश शरीफ तो जाके करेगा, और कौन धोएगा उनको? बेसिकली सर मेरा मानना है, आपको याद होगा पिछले साल जनवरी में ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे कि तू बलोची आतंकियों का समर्थन कर, मैं नहीं करता तू करता है। उसके बाद फिर वो राइसी साहब जो लेट प्रेसिडेंट थे ईरान के, जिनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में, वो गए थे वहां पर टू पाकिस्तान। फिर डार्लिंग इस्लामिक ब्रदर से क्यों लड़ रहे हैं आपस में, आधे घंटे में फिर मिसाइलें शुरू हो गई। मेरा मानना है सर कि इफ यू एक्सपेक्ट लॉयल्टी ना, जो मैं बता रहा हूं, ये एक सुन्नी ईरान है, सुन्नी पाकिस्तान है, शिया ईरान। अगर आपको लॉयल्टी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तो बाजार से एक कुत्ता खरीद लीजिएगा। अब जो होगा वहां पर, मेरा मानना है हमला होगा ऑन ईरान थ्रू पाकिस्तान और दूसरा थ्रू अफगानिस्तान।
और जाएंगे लड़ने के लिए पाकिस्तान के फौजी, मरेंगे वो लोग, अमेरिका उनको गाइड करेगा, अमेरिकन लाइफ्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी सिपाही की जान की कीमत 2000 या 5000 डॉलर है, वो पैसे मिल जाएंगे। आई बिलीव दिस इज द रीजन, नहीं तो और कोई कारण नहीं हो सकता कि जैसे आपने अभी बताया सर्वेलेंस तो शुरू कर दी है, भले ही वो इस्लामिक ब्रदर सिस्टर वो सब गया अमृतसर। बेसिकली दे आर गोइंग टू यूज, वो इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बेसिस का, पाकिस्तान के जो सिस्टम है, ताकि वो ईरान पे हमला कर सके। इसलिए तो ट्रंप वापस दौड़ा गया है सर कि बहुत जल्दी मैं सब कुछ खत्म कर दूं। ये सारी बातें अपनी जगह पर सर, लेकिन व्हाइट हाउस में मिलना बुला करके बहुत अच्छी बात है। अनयूजुअल है या कि नहीं है? नॉर्मली तो नहीं होता कि राष्ट्रपति किसी, ये तो जानता है कि वो असली सरकार तो वही है। कई फील्ड मार्शल्स को उन्होंने बुलाया, बट द फील्ड मार्शल वर डिक्टेटर्स, कई बार उसने उनको किया है, बट सर्विंग जो सरकार वहां पे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सरकार है, उसके हेड को नहीं बुलाया, उस देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, आर्मी चीफ को बुलाना, दिस इज अ लिटिल अनयूजुअल। तो दो बातें हो गई। एक तो राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरीके से दुनिया को ये सामने जाहिर कर दिया कि भाई तुम ही असली रूलर हो, तुम ही से बात करें, किसी और से बात करें वो फिर तुम्हें बताएगा, तुमने क्या कहा वो हमें बताएगा, मैं सीधी तुमसे बात कर लेता हूं। और दूसरा, अब ये सब बताया जाएगा कि हमें आपकी जरूरत इस लड़ाई में कैसी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपने पहले दिखाया था कि आपने बताया RC-135, ये बेसिकली एक स्पाई प्लेन होता है। दिखा दें, वो स्क्रीन पर दे दीजिए और मैप दे दीजिए स्क्रीन पर जी। और इस स्पाई प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए, ताकि लंबे समय के लिए, ये RC-135 बहुत कम जहाज होते हैं अवेलेबल कहीं पे भी, तो उसको रिफ्यूल करने के लिए आपने KC-135 भी दिखाया है, एयर टू एयर रिफ्यूलर, यानी कि हवा से हवा में इसके अंदर वो ईंधन भर देते हैं। तो अब जब ये आता है और ये जहाज, ये पूरा ईरान का बॉर्डर है इस साइड पे, और जो बात कर रहे थे हमारे डिप्लोमेट एम्बेसडर सर कि यहां से यहां पे बलूचिस्तान के अंदर पिछले साल जनवरी के अंदर मिसाइलों की फायरिंग हुई थी, क्योंकि सुन्नी मुस्लिम एलिमेंट्स जो यहां पे थे वो हमला कर रहे थे ईरान के अंदर, तो उनको मारने के लिए बलूचिस्तान के अंदर हवाई हमले हुए और पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया और बलूची लिबरेशन आर्मी के जो यहां थे उनके ऊपर हमला किया। तो वो तो जनवरी की बात थी, पिछले साल की। अब ये जो जहाज आएंगे, ये जहाज इसके अराउंड जाते हैं ऐसे, और ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन होती है कि क्या बातचीत चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है उनके जो रेडार के एमिशंस आते हैं, कोई पे भी रेडार है, एयर डिफेंस सिस्टम है या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के एमिशन से पता चल जाता है कि कौन सा रेडार है, कहां पे डिप्लॉयड है, कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, कहां पे डिप्लॉयड है। फिर इनके पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी है, यानी कि ये मैपिंग भी कर लेते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं या कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इन्होंने इसके अंदर ऐसे सिस्टम फिट कर दिए हैं इस समय कि अगर कोई रेडिएशन होती है या कहीं पे भी न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं तो उसका भी पता लगा सकते हैं। इसके बारे में मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, ये मीडिया रिपोर्ट की, ये लास्ट वाली सेंटेंस मीडिया रिपोर्ट से मैंने लिया। सो कहीं ना कहीं ये जहाज स्पाइंग के लिए यहां आए हैं, और अगर स्पेस का इस्तेमाल करने दे रहा पाकिस्तान, ऐसे कभी भी कोई जगह पे भी आप नहीं कर सकते, और खासकर मिलिट्री जहाज इंटेलिजेंस ईरान के ऊपर। अब ये दोगलापन देखिए, यहां पे एक साइड से कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, एक साइड से कह रहे हैं कि उनका जनरल, जो कि ईरान का जनरल है, उसने नाम लिया था कि अगर हमारे पे न्यूक होता है तो हम पाकिस्तान उनको न्यूक कर देगा, इजराइल को न्यूक कर देगा। अब ये जो मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग इन्हीं दोनों चीजों को किल करने के लिए, यानी कि इनकी धरती का इस्तेमाल करके, पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके अगर हमले किए जाएं ईरान के अंदर, क्या वो फिजिबल होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी पाकिस्तान के साथ, कौन से बेसिस इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये लोअर लेवल की बात नहीं करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, सिर्फ ये कहेंगे वो तुम्हारे बेस यूज करने हैं, मुझे करने देना, बस इतना ही उनका बोलना है। अरे मैं ये सोच रहा हूं, ये लड़ाई कोई सीधी अमेरिका की लड़ाई भी नहीं थी। इजराइल कूदा, उसके पीछे पीछे अमेरिका आ रहा है, या जैसे भी आप उसको कह लें, डायरेक्टली तो नहीं इन्वॉल्व हुआ अमेरिका। इनकी जो असल लड़ाई थी, जो 2001 9/11 हमले के बाद जब इनको अफगानिस्तान में ढूंढना था उसामा बिन लादेन को, उस वक्त तो पाकिस्तान को इन्होंने, मुशर्रफ होता था, फोन पर डांट दिया था, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, डायलॉग मार दिया था। और मुशर्रफ ने बाद में कहा था कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मैं करता क्या कि मैं अमेरिकन को अगर पाकिस्तान की बॉम्ब यू इनटू द स्टोन एज, विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज। उस वक्त तो फोन पर यूं कह दिया, और आज आप उसको व्हाइट हाउस में बुला के पुचकार रहे हैं। यहाँ सौरभ देखिए, ऐसा है कि जैसे एम्बेसडर वोरा ने बोला है, अरे ये सब मॉल वाले शॉट्स आ गए। मैं जरा एक सेकंड, आप देखिए ना सज्जनों साहब, क्या खरीद रहे हैं, मॉल घूम रहे हूं,
आसिम मुनीर जो है इतना अमेरिका समय में है, मॉल में गया घूमने के इतना लिए। समय है वहां पे। उसने कभी मॉल देखा नहीं होगा जिंदगी में। वो मुझे पता नहीं, ये तो मीटिंग की आज बात आई है, इससे पहले वो 4 दिन क्या कर रहा था किसी को मालूम ये नहीं? 4 दिन इसी तरह के काम कर रहे थे। यही कर रहा था, मॉलों में किसी घूम तरह रहे के थे। कुछ तो हो। टाइम पास करना नहीं देखिए, नहीं आप मैं सर एक सेकंड लगाऊंगा। भाई डायस्पोरा आया था उसको रिसीव करने कहने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने क्या बोला? गो बैक मुनीर, यू आर अ मर्डरर, यू आर दिस एंड दैट। अभी अभी आप एक और वो दिखा रहे थे जिसमें मुनीर की बड़ी फोटो है और वो एड्रेस कर रहे हैं अपने ही डायस्पोरा को। इसके बड़े डीपर मीनिंग्स लीजिएगा। पीछे फोटोग्राफ है फील्ड मार्शल की। तूने फील्ड मार्शल की ड्रेस पहननी आज मुनासिब नहीं समझी कि यहां पर भी प्रोटेस्ट होगा। वो जो एक लड़का दिख रहा था ना आपको ऐसे ऐसे जो कर रहा है, वो कह रहा था कि गो बैक मुनीर, गो बैक मुनीर, गो बैक मुनीर। नहीं, मैं आपको सीरियस बता रहा हूं बातें, इससे ज्यादा सीरियस बात। उसको बुलाया क्यों गया? एक सेकंड और दीजिएगा मुझे। देखिए, पाकिस्तान के बारे में ब्रीफिंग प्रेसिडेंट की जरूर करी होगी डिप्लोमेट से, और कहा होगा कि सर, वो तो उससे पूछा होगा भाई पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है। बोले सर एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भूखमरी की, वहां काफी प्रॉब्लम है, जो कॉस्ट भी है वो ज्यादा है। बोले और क्या है? बोले सर ये भी कभी कभी बीच में बोल देता है कि मेरा न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इस्लामिक है। बोले और क्या प्रॉब्लम है? बोले सर वो कहीं बात कर रहा है कि ईरान मेरे साथ या मैं उसके साथ। बोले यार एक काम करो, सिंस यू हैव ब्रीफ्ड मी, एक तो उसको लंच पे बुला लो, लेट अस ऑफर हिम वन लंच एटलीस्ट इन यूएसए एंड लेट अस सी द स्टैंड। ज्यादा बड़ी बात आप देखिए, उसका इफेक्ट, रिपल इफेक्ट देखिए। नवाज शरीफ ने क्या कह दिया सडनली? ये बॉम्ब न्यूक्लियर हमारा शांति के लिए है। ये छोटी बात नहीं है। कहां इस्लामिक बम चल रहा था कि वो पैलेस्टीन के लिए है, पूरे इस्लाम के लिए है, पता नहीं किसके लिए है। आज सडनली वो पीस का बम बन गया। आप देखिए, ये देखिए पीछे फोटोग्राफ, ये बंदा खड़ा है। इसमें आज हिम्मत क्यों नहीं हुई कि ये अपनी यूनिफॉर्म पहन ले? और अभी आप देखिएगा, दिखाएंगे आप जी। ये हाँ, इसको इसके पीछे ये देखिए, पर सर उसने पीस बॉम्ब नहीं बोला, इट्स अ बॉम्ब इन पीसेस ये बोला था ना उसने। सॉरी जनरल साहब, इसको बुला रहा, इसको क्यों बुलाया ट्रम्प? देखिए, ट्रंप ने इसको 3 कारण के लिए बुलाया है। सबसे पहले तो जैसे पहले वोरा साहब ने बोला, अनप्रेसिडेंटेड है। दी हेड ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी जर्नल के साथ उसको लंच में नहीं बुलाता है। हाँ, पहले परवेज मुशर्रफ 2001 में गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। और क्यों बुलाया है? 3 मुद्दे। पहला था क्रिटिकल मिनरल्स, जो बलूचिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट है, जो चीन भी नजर लगा के बैठा है वहां। वो पहले भी इनको बता चुके हैं कि हम ये क्रिटिकल मटेरियल चाहिए। दूसरा, जो क्रिप्टो का डील हुआ है इनका, इनके बेटे का, तो क्रिप्टो में ये भी बैठा हुआ था ट्रम्प का घर का मीटिंग के अंदर। 100% तो ये धंधा। क्रिप्टो के बारे में बोलेगा, हाँ बेटा बोल कितनी कमीशन लेनी है तूने, तो वो इसके बारे में चर्चा होगी। तीसरी चर्चा है इसकी जो टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के ऊपर ISK, खुरासान के ऊपर ये बात कि वो पहले भी उसने बोला, हमने थैंक यू बोला जी पाकिस्तान को, ने हमारी बहुत मदद करी। और तीसरा, इसको ये डांट मारी होगी कि तू पागल है क्या, तू बम मारेगा, भारत के साथ पंगा ले लिया तूने सारी पूरी जो कहते हैं रॉकिंग दी बोट कर दी तूने इस इलाके में, तो तू समझ जा। और फाइनली अब हम तेरी जो एयर स्पेस है और तेरी जो एयरफील्ड्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। तो तेरे को कुछ कहना है? वो बोलेगा मेरे बाप मेरे को कुछ नहीं कहना, आप जो मर्जी लीजिए, मैं पेंट भी उतार देता हूं। तो अफगानिस्तान की लड़ाई के लिए तो अमेरिका ने काफी बेसिस इनके लिए रखे थे, ले रखे थे। वो अफगानिस्तान पूरा यही से तो चल रहे थे। 4 मेन बेसिस थे, नूर खान, क्वेटा, तो आपने तोड़ दिए सारे। और 2 और बेस थे, मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहे। नूर खान, क्वेटा, पेशावर। नूर खान, क्वेटा, पेशावर और शायद साउथ में एक और। आपको लगता है अब ये वैसे ही ऑपरेट करेंगे पाकिस्तान की एयरबेस? बिल्कुल, अगर इनको अब चाहिए तो पाकिस्तान उसको रोक ही नहीं सकता। ऑलरेडी उनके असेट्स, नूर खान के ऊपर जब हमने ब्रह्मोस मारी तो क्यों तकलीफ हुई अमेरिका को भी। अच्छा सर, इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट और, ये G7 में जो प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं उससे निकल कर के आया, लेकिन इससे सीधे सीधे इस खबर से जुड़ता है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है वहां पर कि एक तरफ तो हम सब लोग जो हैं बड़ी जल्दी किसी देश के ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं जो हमें सूट करता है, जिसके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई करना, और वहीं दूसरी ओर ऐसे देश हैं जो खुलेआम आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और आप लोग उसको रिवॉर्ड करते हैं। तो एक किस्म से एक खरी खोटी भी सुनाई, आईना भी दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये दुनिया के जो ये विकसित देश हैं खास तौर पर, इनके लिए उन्होंने कहा कि अपनी पसंद के आधार पर किसी पर प्रतिबंध लगा देना ये एक
एक पहलू है, और दूसरा यह है कि कोई व्यक्ति कोई देश जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पाल पूछ रहा है, उसको आप रिवॉर्ड करते हैं। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। बोरा साहब, किसके लिए है ये? क्या चीज? ये बयान किसके लिए है? वेरी गुड क्वेश्चन। बयान दुनिया के लिए है, बयान अपने लोगों के लिए है, और ये बयान गया है टफ टॉक जिसको हम कहते हैं सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्चुअल इसका रेसिपिएंट कौन है ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। जनरल साहब उसके बारे में आपको और बताएंगे कि क्या इसका इंटेंशन है। मेरा मानना है कि ये जो सारी नौटंकी चल रही है, जो मुजरा वहां पे चल रहा है व्हाइट हाउस में, वो जो है सर उसका कोई बड़ा असर नहीं होगा। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग सर। जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप वही रहेगी। पाकिस्तान नौकर है, वो नौकर रहेगा, वो मालिक नहीं बनेगा। दैट्स बेसिकली। और ये जो अभी इसके साथ चर्चा है मुनीर के साथ, वो भारत पाकिस्तान को लेके बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल उनका अलग एजेंडा है। उन्होंने आगे इसको किस प्रकार इस्तेमाल करना है, इस बिके हुए मुल्क को, इस आर्मी फॉर हायर को, इन मशीनरी फौज को और इन भूखे नंगे लोगों को। नहीं, लेकिन एक मैसेज तो दे ही दिया प्रधानमंत्री ने। मैं आपकी बात स्पेसिफिकली आंसर करूंगा। आपका सवाल था G7 में प्राइम मिनिस्टर का बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, G7 अपने आप को बहुत तुइस मार्का समझता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और होगा भी, अपनी तरफ से होगा। लेकिन आज भारत क्लैरिटी के साथ दुनिया के सामने वो बातें रखने को तैयार है जो आज से पहले नहीं रखा करता था, अवॉइड किया करता था। अदरवाइज आप बता दीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि विकासशील और विकसित देश जो कि इसको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है? क्या आपको नहीं पता चल रहा कि वो G7 की बात हो रही है, कि तुम लोग हो? और चलिए, उसका एक और प्रूफ है, पाकिस्तान के तो साहब ने बोल भी दिया था कि हम 40 साल से आप ही के लिए कर रहे हैं ये टेररिज्म। तीसरी बात ज्यादा बड़ी कि ये जितनी चीजों का ब्लेम है ये छोटी कंट्रीज को, दैट मींस इंडिया इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग छोटी कंट्रीज, विकासशील कंट्रीज, कि आप हर चीज का ब्लेम उनके ऊपर डाल देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर आपके सामने खड़े होके अपनी इतनी औकात रखता हूं कि आपको आपकी औकात जरूर बता दूं। ये ग्लोबल साउथ का तो पूरा व्यक्तित्व यही है भारत के साथ। ही इज द एक्नॉलेज्ड लीडर ऑफ द 128 कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ के। जब वो बात करता है वो उनके लिए बस। G7 की जब स्थापना हुई थी, पहले चीज था ग्लोबल इकोनॉमी को किस तरह हैंडल किया जाए, उसमें बहुत समस्याएं थी। दूसरा था इंटरनेशनल सिक्योरिटी जोड़ दिया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ दिया। अरे क्लाइमेट चेंज कहां है टाइगर? अरे आतंक कहां है टाइगर? वो सारी चीजें भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दी हैं कि ये सबसे बड़ी इश्यूज हैं जो हमें आज सता रही है। उसकी तो आप बात ही नहीं करते। आप तो वहां बैठ के बड़ी पार्टीज करते हो और फिर शाम को शराब पी के और बाकी चीजें की बात करते हो। मेन मुद्दे यही है। ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी, आपका कोई रोल नहीं है। पहले था आप 70% ग्लोबल जीडीपी के थे, आज 30% से कम है। वो सारा पावर अब शिफ्ट हो गया फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। मेन इश्यूज ये जो 3 या 4 हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट रूप से कर दिए हैं। 193 देश, ये सुन लीजिएगा, 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। 100 से ज्यादा 2025 ग्लोबल टेररिज्म ट्रैकर ने कहा है 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं। और मैं क्षमा चाहता हूं ये कहते हुए, 99% इस्लामिक आतंक है। ये मैं नहीं कह रहा सा, दिस इज टेररिज्म ट्रैकर इंडेक्स। तो यही बात पीएम साहब कर रहे हैं कि गेट अप, नहीं तो आप लोगों को भी अमेरिका हमको कहता रहता था अरे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। जब 9/11 हुआ तो हमें कहते हैं वो फाइल कहां है जो आपने हमको दी थी। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और फिर कनाडा की जहां तक बात है सर, सिर्फ इतना फाइनली कहना चाहता हूं, ये जो खालिस्तानी आतंक की बात हो रही है, इट इज नो लॉन्गर भारत की समस्या नहीं है, ये बहुत जल्दी कनाडा की समस्या बन जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आप जिसको बंद करते हैं उसको आप टेररिस्ट एंटिटी बोल करके प्रतिबंध लगा दीजिए। जो खुलेआम घूम रहा है उसके लिए तो आप कुछ कर नहीं रहे, रादर उसको पुरस्कार दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने ऐसी स्पेस ही क्यों दी है कि आपके कंट्री के अंदर आतंकी पनप रहे हैं, और जब पनपेंगे तो एक दिन आप ही को खाएंगे। खालिस्तान भारत में नहीं बनने वाला, लेकिन खालिस्तान कनाडा में ना बन जाए। 2.5% है सिक्स वहां पे। तो उनको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो भी अपनी कंट्री के अंदर आप जिनको टेररिज्म को सपोर्ट करते हो, वो कहीं बाहर में जाके आपको ना प्रॉब्लम दे। लेकिन मैं एक चीज G7 के बारे में बोलना चाहता हूं। G7 जब फॉर्म हुआ था तो पहली ऑयल क्राइसिस थी, और वो क्यों हुई थी? अरब इजरायली वॉर था 1973 का, और उसके अंदर किसके ऊपर प्रतिबंध लगे थे? अमेरिका के ऊपर। तो उन्होंने G7 को फॉर्म किया था। एक लॉर्ड वेवल ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट कही थी, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स,
नॉर परमानेंट एनिमीज बट देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। Interest और भी ये permanent इस समय अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंटरेस्ट है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। पर्सन इसलिए कह रहा हूं कि उसको पकड़ेंगे भी, छोड़ेंगे भी नहीं और उसको इस्तेमाल भी करेंगे। इसी वजह से उसको बुलाया गया है, उसकी एयरफील्ड्स का भी इस्तेमाल करने के लिए, अगर जरूरत पड़ी उसकी स्पेस का भी, और उसको बोलने के लिए कि अपने बम के बारे में कभी दोबारा बात मत करना। अच्छा, ये कुछ बहुत वो clear है। हमारे पास तस्वीरें हैं जो मुनीर का विरोध वहां पाकिस्तानी ने किया ना, वो भी बड़ा, मतलब शब्द बड़े अच्छे इस्तेमाल करते हैं Murderer। अपने फील्ड मार्शल। एज अ आर्मी ऑफिसर हम सब एग्री करेंगे, ये शायद जिंदगी का या दुनिया का पहला फील्ड मार्शल या चीफ होगा जिसने अपनी गाड़ी पे वो ना स्टार लगाए, ना झंडा लगाया, ना डंडा लगाया। एक बात। दूसरी बात, आपने वो मेरे ख्याल काट दिया क्योंकि आप लोग थोड़ा सभ्य किस्म के चैनल हैं। अदरवाइज जो गालियां थी, अगर वो स्टार आते तो मैं आपको उसका ट्रांसलेशन करके बताता कि किस तरह। नहीं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आप सुन सकते हैं। वो तो आप लोगों ने उसको रोका हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं रोका है। वहां पर वो गालियों वाला पार्ट भी चल रहा है। मैं आपको बड़ी ऑनेस्ट बात बता रहा हूं। बहुत सीरियस बात यह है कि मुनीर अपने आप में क्या करें क्या ना करें, दिखता यह है जो सही है कि ना केवल पाकिस्तान के अंदर ये किस मॉल में जा सकते हैं, ऐसे आप बता दीजिए। चलिए, है हिम्मत। मैं कह रहा हूं सर, जिहादी मॉल में भी नहीं जा पाएंगे। माहौल में चले जाएंगे जिहादी, लेकिन मॉल में नहीं जा पाएंगे। ठीक है सर। अपने आप में ये अपनी किरकिरी करा रहे हैं, अपने देश का ये बेचारा नाम खराब कर रहे एक हैं। नॉर्मल जिंदगी देखने के वो गया था थोड़े दिन के लिए कि नॉर्मल लाइफ क्या होती है, और इसको गालियां सुननी पड़ रही हैं। इसको मियामी में एक मकान भी ऑफर किया गया है कि जब तू भाग के आएगा तो मियामी में तेरे रहने की जगह। सर, अभी तो मकान की या भाग कर आने के बाद रहने की जगह की जरूरत शायद आयतुल्लाह खमेनी साहब को पड़ जाए। ट्रंप मुनीर से बात करने वाले हैं, लंच पर उसको होस्ट करने वाले हैं, आसिम मुनीर को, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को। और प्रधानमंत्री ने ट्रंप से फोन पर बात की और साफ साफ बताया कि असलियत वो नहीं जो आप बता रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में तो मेरी आपसे बात ही नहीं हुई, और जो कुछ घटनाक्रम था ऑपरेशन सिंदूर का वो भी प्रधानमंत्री ने बताया। अब बात करते हैं इस लड़ाई की, ईरान और इजरायल की, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, और शायद यही वजह बनी है कि ट्रंप को आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर उससे बात करने की जरूरत महसूस हुई। इजरायल से छिड़ी जंग के बीच ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी लगातार अकेले होते जा रहे हैं, और अब चर्चा ये चल रही है कि क्या उनकी सत्ता जाने वाली है। इस जंग शुरू होने के केवल 6 दिन के अंदर अंदर खमेनी ने अपने मुख्य सैन्य सुरक्षा सलाहकारों को इजरायली हवाई हमले में मारे जाते हुए देखा है। हुसैन सलामी ईरान के विशिष्ट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के IRGC के कमांडर इन चीफ थे, मारे गए। इजरायल ने जब शुक्रवार 12 जून को ईरान पर पहला हमला किया तो उसमें हुसैन सलामी की मौत हो गई थी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के पूर्व कमांडर मेजर जनरल बाघेरी 2016 से ईरान के सेना के प्रमुख थे। इनकी भी मौत 12 जून को इजरायल के शुरुआती हमले में हो गई थी। मेजर जनरल, इनके बाद आते हैं मेजर जनरल राशिद, ये IRGC के खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के प्रमुख थे। ये भी इनके खामेनी के क्लोज सर्कल में थे, एडवाइजरी सर्कल में थे। इन्हें भी इजरायल ने 12 जून को हमले में मार डाला। परमाणु वैज्ञानिक फेरदून अब्बासी मारे गए। 15 जून को तेहरान पर इजरायली हवाई हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद कासमी और इनके डिप्टी जनरल हसन मोहक्किक, ये दोनों मारे गए। इजरायल की सेना ने 17 जून को बताया कि उसने ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया है। मोहम्मद मेहदी तेहरानची, ईरान के एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक थे, उनकी भी मौत हो गई। ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे, ये रेवोल्यूशनरी गार्ड की वायुसेना के कमांडर थे जो इजरायल के हवाई हमलों में मारे गए। अली शमखानी ईरान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख थे और सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी के सीनियर एडवाइजर थे। इन्हें भी 12 जून के हमले में ईरान ने मार डाला। ऐसे में अब अयतुल्लाह अली खमेनी, इनका पूरा क्लोज सर्कल खत्म हो चुका है। अब अगर कोई बचा है इनके सबसे नजदीकी लोगों में तो वो है इनका बेटा। माना जा रहा है कि खमेनी के बाद ईरान में इनका बेटा उत्तराधिकारी हो सकता है। इनके बेटे का नाम है मुज्तबा खमेनी। खमेनी का बेटा मुज्तबा इस रेस में सबसे आगे है। पिछले 2 दशकों से IRGC इस पूरे ईरान की जो सत्ता है इसमें सबसे ताकतवर रोल निभा रही है, लेकिन IRGC के कमांडर मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे अयतुल्लाह के, उनकी भी मौत हो चुकी है। तो अब जो चर्चा है वो ये कि इनके पास
फैसले लेने के लिए, जो इस क्रूशल समय में, जंग के समय में आयतुल्ला अली ख़ुमैनी के पास फैसले लेने के लिए जो इनपुट्स आते थे इनके क्लोज सर्कल से, अब वो नहीं है। तो आखिर अब ये देश किसके भरोसे पर चला रहे हैं? उम्र का तकाजा भी है, 86 साल इनकी उम्र हो चुकी है। और मैं आपको ट्रंप का ट्वीट दिखाता हूं जो उन्होंने कल किया था ट्रूथ सोशल पर। इसमें उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में, लहजे में ये बता दिया था कि हमें मालूम है कि ये सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर जो है वो कहां पर है। ये देखिए उन्होंने लिखा था, वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग। कहां छुपे हुए हैं वो एक बहुत आसान टारगेट है, लेकिन वो वहां सुरक्षित है। वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट किल, वी हम उसे मारने वाले नहीं है, एटलीस्ट फॉर नाउ। हम कम से कम अभी उसे नहीं मारने वाले, ये ट्रंप लिख रहे हैं खमेनी के लिए। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे सिविलियंस पर या अमेरिकी सैनिकों के ऊपर मिसाइलें चलें, लेकिन और हमारा सब्र जवाब दे रहा है, ये भी ट्रंप ने साफ साफ कह दिया। उसके बाद ये तस्वीर जो मैंने आपको अभी दिखाई, एक मस्जिद में वो दुआ पढ़ते हुए जमीन पर बैठे हुए दिखाई दिए हैं, उसको भी दिखा दीजिएगा। तो ये तस्वीरें जब अगर जारी की गई हैं ईरान की तरफ से, तो ये बताने के लिए कि भाई खामेनी साहब जो हैं वो, उनका रूटीन वैसे का वैसा ही चल रहा है, वो बड़े निश्चिंत हैं, वो तो मस्जिद में देखिए आराम से बैठे हुए हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। और ट्रंप कह रहे हैं मुझे मालूम है खामेनी कहाँ पर है, हम चाहें तो उनको हम लोग मार सकते हैं। अब सवाल ये है कि खामेनी का जाना तय है क्या, जनरल दत्ता? देखिए, ऐसा है कि जो भी अभी ये घटनाक्रम चल रहा है इजराइल के साथ ईरान का, इसका अगर हिस्टोरिकली आप देखें तो ईरान और इजराइल के बहुत अच्छे रिश्ते थे जब शाह पहलवी हुआ करते थे, और बहुत मदद करी इन्होंने एक दूसरे की। और ये खटास, बल्कि ये भी एक और मैं आपको बताऊंगा कि जब ये ईरान और इराक की जंग चल रही थी, तब भी इजराइल ने बहुत मदद करी थी ईरान की, जबकि आयतुल्ला खुमैनी उस समय भी पावर में था। लेकिन आस्ते आस्ते जब आप अगर लेबनान की तरफ चले जाएं, तो जब हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप सपोर्टेड बाय ईरान, और उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई करनी शुरू करी, यहाँ टेररिस्ट अटैक करने शुरू करे इसराइल के ऊपर, वहाँ से फिर इनके रिश्तों में खटास रहने लगी, और चलते 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 आज ये सिचुएशन में पहुँच गए। तो अभी जहाँ तक आयतुल्ला अली खमैनी का सवाल है, ये जितनी ये रेडिकलिज्म हुआ है, इनके माध्यम से जितने और इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट हुए हैं, खास करके यूएस और इजराइल के खिलाफ, एक तरफ उसको बोलते हैं ईवल रजीम, वो बोलते हैं ईवल रजीम ऑफ यूएस अमेरिका, और एक बोलता है जायनिस्ट, जो ज्यूज के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। और 6 जून को इन्होंने एक तकरीर दी थी अंग्रेजी में, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन जो हमने करी है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, और उस रेवोल्यूशन को हमारी यंगर जनरेशन को आगे लेके चलना चाहिए। फिर उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का उदाहरण दिया उस स्पीच के अंदर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और फिर उन्होंने बोला कि जो हमको प्रेशराइज किया जा रहा है ईरान को कि हम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोसेस को बंद कर दें, हम कतई नहीं करेंगे। हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं, हमें अपना फैसला करने की पूरी छूट है, और हम अमेरिका के प्रेशर के नीचे नहीं आएंगे। तो अभी ये सारी बातें हो जाने के बाद, और जब ये अभी जो करंट सिचुएशन पैदा हुई है इजराइल और ईरान के बीच में, अभी अमेरिका को ये फैसला करना है कि क्या वो चाहेंगे कि एक रेडिकल लीडर कंटिन्यू करे, और क्या वो चाहेंगे कि उसको हम चेंज करें। क्योंकि अभी ऐसा है कि ईरान छोटा मोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, और सिविलाइजेशन है। सर, आपने जो भी बात कही ना कि अमेरिका को तय करना है, हाँ। दरअसल ट्रंप दो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं अभी तक। वो छोड़ के तो आ गए G7 का समिट कि मैं कुछ बहुत बड़ा करने आ रहा हूं, और ये भी कहा कि ये सीज फायर नहीं है बिल्कुल भी। अब इन्होंने जो पोस्ट किए हैं वोरा साहब, पहले इन्होंने एक पोस्ट किया, उसमें लिखा वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काइज ओवर ईरान। हम ईरान के आसमान का पूरा, हम पर हमारा राज चल रहा है। तो पहले लोगों ने कहा वी, आप वी कब हो गए, ये तो इजराइल कर रहा था, इजराइल कहता था। अब आपने शब्द इस्तेमाल किया वी, मतलब आप जंग में आ गए। फिर दूसरा आप इंटेलिजेंस दे रहे थे उनको। फिर इसके बाद दूसरा पोस्ट इन्होंने किया बोल्ड लेटर्स में, अनकंडीशनल सरेंडर, बिना शर्त आप आत्मसमर्पण सरेंडर करना पड़ेगा। और उसके बाद ये लिखते हैं कि मुझे मालूम है ये सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां है, लेकिन हम इसको अभी नहीं मारेंगे। तो जिस तरह से अब ईरान में भी परिवर्तन आने वाला है लीडरशिप का, मैंने भी अपनी जैकेट बदल ली है। नया लीडर अब वहां पे, आप तय मान रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है? 100% सा। इजराइल का इंटेंशन क्या था, ये न्यूक शूक उसके ठंडे करने, वो तो उसके पास है नहीं। दैट इज ओनली द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव ये है रेजीम चेंज,
जब तक ये मुल्ला सरकार वहां बैठी है, इजराइल इज नॉट सेफ, पीरियड। ये सरकार है जो कहती है पब्लिकली कि यहूदी तेरे को जीने का अधिकार नहीं है, तू कलंक है इस दुनिया पर, चला जा यहां से। अगर ऐसी सरकार कोई बात करती है तो क्या इजराइल विल फील सेफ? जितने अरब्स हैं, जितने उसके पड़ोसी हैं इजराइल के, सबके साथ दोस्ती हो गई, डार्लिंग सबके साथ हो गया। सऊदी के साथ भी होना वाला था जब हमास ने कुछ ना कुछ अब्राहमिक अकॉर्ड वही जब हमास ने कुछ हमला कर दिया था इजराइल के ऊपर, तो वो थोड़ा सा ठंडा हो गया। सबके साथ दोस्ती हो चुकी है, बस एक बहुत दूर 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तू कौन मैं खाम खा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही बस चाह रहा है कि मिडिल ईस्ट में मैं शहंशाह बनूं और मुल्ले शहन। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड सर, इसका जाना तय है। और अगर मैं इसकी जगह होता, मैं नहीं हूं, इसकी जगह होता तो मैं इस्तीफा दे के चला जाता कि और तो बर्बादी से बचे। इस लड़ाई का अंजाम यही है कि अयतुल्लाह खुमैनी का खात्मा हो। नो क्वेश्चन, जा रहा है ये ओके। अब मैं आपको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक लेटेस्ट बयान सुनाता हूं, जो इन्होंने एक बड़ी वार्निंग की शक्ल में दिया है ईरान के ऊपर। ये जहाज में थे, वापस लौट रहे थे G7 से, वहां पर इनसे रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप करने जा रहे हैं। ये मैंने आपको पोस्ट तो दिखाई, तो उन्होंने कहा कि आपका इरादा क्या है, तो इन्होंने कहा कि फुल स्टॉप, दी एंड, मुझे ये लड़ाई, मुझे ये मामला ही खत्म कर देना, मसला खत्म करना है, इसको रोकना, इनका न्यूक्लियर प्रोसेस उसको डिले करना, ये सब मेरा एम नहीं है। मैं इस सब पर फुल स्टॉप लगाने जा रहा हूं, ये उन्होंने कहा है। आप ट्रंप की बात जरा सुनिए। What specifically is better than a ceasefire? What are you looking for here? An end, a real end, not a ceasefire. An end. So something that will be permanent. Or giving up entirely. Is that okay too? Are you closer? Is that possible? Is that possible in the next 24 48 hours? Certainly possible. Complete give up. That's possible. अब अगेन ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये जो कह रहे हैं गिव अप जो है वो किसके लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कह रहे हैं, या गिव अप मतलब छोड़ दो, चले जाओ यहां से। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बेसिकली यही मूल है। जब उनसे पूछा गया कि बेटर क्या है सीज फायर से, तो उन्होंने कहा रियल एंड, असली खत्म। कैसे खत्म होगा? असली खत्म तो तब होगा जब खुमैनी या तो मारा जाएगा या रजीम चेंज होगी। ये इनके मन में है, ये बोल नहीं रहे हैं और ये कह रहे कि हम मारेंगे नहीं, पर इनका मतलब यही। और नेतन्याहू यही इनको लास्ट 3-4 हफ्ते से इनके मन में डाल रहा है, बार बार वो यही कह रहा है। एक कि अमेरिका को आना चाहिए, और दूसरा कि जब तक खुमैनी मारा नहीं जाएगा तब तक इस वॉर का रियल एंड नहीं होगा। वो आप कल बता रहे थे ना इंटरव्यू में, जो नेतन्याहू ने कहा, नेतन्याहू से पूछा गया कि अगर आप मान लीजिए अली खमेनी पर हमला करते हैं तो इससे तो जंग बढ़ जाएगी, तो उन्होंने कहा जंग बढ़ेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा 2 मिनट मुझे जरूर दीजिएगा। इसमें 86 साल के हैं अभी खमेनी, तो अभी बीमार रहते हैं लेकिन मरने वाले नहीं है। दूसरा है कि मरने वाले मीन्स उनको कोई मारे ना तो, हाँ। और दूसरा है कि मुजतबा, जो आपने बात बताई थी, उनका लड़का मुजतबा खमेनी, वो कहते हैं कि नेक्स्ट उन्हीं की लाइन के लिए। लेकिन एक और आदमी भी है, सादिक लारियानी, वो उनके बहुत क्लोज है। आपने भी सारे नाम बताए कि इनके कितने पॉलिटिकल, जैसे अली शमखानी, उसको भी मार दिया इन्होंने। जो इनका क्लोजर सेट है, खासकर IRGC का, IRGC ही बनाता है हिजबुल्ला, हमस और हूती। उनका सपोर्ट प्लान, उनको कैसे ऑपरेशनलाइज करना है, कैसे लॉजिस्टिक्स जाना है, ये पूरा का पूरा IRGC कोऑर्डिनेट करता है। तो वो उसके सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को उन्होंने खत्म कर दिया है, और पूरा इनर सर्कल में काफी सारे लीडर्स खत्म कर दिए हैं। अब खमेनी के पास क्या चॉइस है? खमेनी के पास चॉइस है कि वो वॉर को कंटिन्यू रखे, लेकिन एक और आदमी का नाम है जिसका नाम कोई भी नहीं ले रहा, और वो आदमी है प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, इनका राष्ट्रपति। आपने एक सेंटेंस उन्होंने बोला था वॉर शुरू होने के टाइम में कि जो इजराइल ने किया गलत किया, उसको कंडेम किया। उसके बाद से आपने कहीं भी इनका नाम सुना है? कोई भी स्टेटमेंट सुनी है? इनको मॉडरेट की तरह देखा जाता है। और जो मेरे को लग रहा है, मैं आपको पूरा इनका बताता हूं, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे हार्डलाइनर से। इनकी कैबिनेट के अंदर जो डिप्लोमेट है वो वेस्टर्न नेशंस के साथ काफी क्लोज है, और साथ में महिला जो मिनिस्टर है एक, वो भी है इनके कैबिनेट में। इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू करने की कोशिश की थी। अगर वेस्टर्न माइंड के अंदर अगर ये आता है कि अगर हम खमेनी को मार दें, और ये प्रेसिडेंट तो है ही है, इसको कहें कि प्रेसिडेंट टेक ओवर, बिकॉज ये मॉडरेट है,
और इसके ख्यालात जो हैं वेस्टर्न से मिलते हैं, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ ही फोकस करता है। वो एक शायद सॉल्यूशन हो सकता है इस पूरे वॉर के अंदर। बाकी मारना किसी को आसान है, लेकिन अगर वो देश केओस में चले जाए या वो देश के अंदर से हार्डलाइनर ना हटें तो उसके एंड में सॉल्यूशन क्या है? फिर तो वो सॉल्यूशन एक्चुअली इनकी सरकार का सिस्टम, आपने अच्छी बात छेड़ दी है। ईरान में जो है कि आयतुल्लाह खुमैनी ये बेसिकली रेवोल्यूशन के लीडर थे। इनसे पहले जो पहले आयतुल्लाह थे वो लीडर थे, उनकी मृत्यु होगी। तो उसके बाद पिछले 40 साल से तो ऑलमोस्ट 35-36 साल से ये लीड कर रहे हैं। 46 ईयर्स 46 ईयर्स टोटल वो आयतुल्लाह के जाने के फर्स्ट आयतुल्लाह के जाने के बाद ये बने बिल्कुल। तो ये आइडियोलॉजिकल लीडर है। सरकार चलाना और बाकी चीजें देखना, वो जो आपने जिनका नाम लिया पेजेश्कियान, वो अभी जीत के राष्ट्रपति बने। जिनको हरा के ये राष्ट्रपति बने थे वो थे अहमदी नेजाद। खबरें ये आ रही हैं कि अहमदी नेजाद भी मारे जा चुके हैं, जो इनसे पहले राष्ट्रपति बिल्कुल थे, सही कह। वो भी शायद हमले में मारे जा चुके हैं। वो तो जेल में था सर। सर खबरें उनको शायद स्ट्रीट फाइटिंग में मारा गया है, जो मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मगर ये खबरें बहुत ज्यादा वायरल हैं। ये इसने सॉरी जस्ट बाय वे ऑफ साइड लाइट सर, मैं खातूम में आई वाज अटेंडिंग एन ऑफिशियल डिनर, ये वहां पे था मैंने निजाद, और डिनर पे ऑफिशियल डिनर पे कहता है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। वाइप इजराइल ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। सर द एम्बेसडर ऑफ इंडिया देन दिस वन वॉकड आउट ऑफ द डिनर कि ये हमारी परंपरा है। मैं आई लेफ्ट सर, आई एम सॉरी, आई डिडंट मेक अ नॉइज। खुलेआम कह रहा है ये बात, खुलेआम डिनर पे सारे राजदूत बैठे हुए थे, एकमात्र भारत का राजदूत कहे कि मैं जरा चुपचाप से जा रहा हूं। सारे यहूदियों को मर जाना चाहिए, सब उनको जीने का अधिकार नहीं है। Israel has no right, wipe it off the map of the earth, but the ambassador of India ने कहा साहब ये हमारी परंपरा नहीं है। है। तो यहाँ कोई मॉडरेट जैसा कोई मामला है क्या कि अब जो राष्ट्रपति हैं वो मॉडरेट है? माने तो जाते हैं मॉडरेट। सर मुझे ये बताइए, आप मन में कैसे घुस के बताएंगे ये मॉडरेट है और ये रेडिकल है? कोई टेक्नोलॉजी है आपके पास? वो तो कहने के लिए जब चाहे कुछ कहे। ट्रम्प मॉडरेट है या रेडिकल है, किसी को क्या मालूम है? आयतुल्लाह ने जिसको राष्ट्रपति बनने दिया तो वो कम से कम वो लॉयल्टी होगी, आइडियोलॉजिकल बात करते हैं बहुत सारे लॉट के अंदर, तो अगर कोई सेन वॉइस आती है तो इनकी आती है। अब वो आगे क्या करते हैं ये देखना होगा। अब आप एक बेटे की बात हुई सर, मुज्तबा, और दूसरा मैं दिखाई दूं 1 मिनट में जरा, वो जो इनके जो शाह हैं, जो ईरान के जो पूर्व शाह थे, ईरान इजराइल तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी की तनाव बढ़ाने वाली एक और खबर है। ये खमेनी ने अपने जिस सबसे बड़े दुश्मन को देश से भगाया था ये रेवोल्यूशन में 1979 में, वो अब वापसी करने के लिए तैयार है। उसका बेटा एक्चुअली ईरान से निर्वासित किए गए प्रिंस रजा पहलवी ने कहा है कि अब ईरान में रिजीम बदलने का, सत्ता परिवर्तन का वक्त आ चुका है। ईरान में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों वाली हो। हालांकि ये खुद भी लोकतांत्रिक नहीं थे, इनकी हुकूमत चलती थी वहां पर, डिक्टेटरशिप ही चलती थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वहां डेमोक्रेसी आए। इन्होंने कहा कि इसके लिए किसी सेना की जरूरत नहीं है, सेना पहले से मैदान में है, और वो है ईरान के लोग जो जानते हैं कि इस्लामिक क्रांति से पहले देश कैसा था और 40 साल में ईरान कितना पीछे छूट गया। इनका एक छोटा सा बयान सुनाता हूं आपको। همیهنانم جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. پایان جمهوری اسلامی پایان جنگ 46 ساله آن با ملت ایران است. دستگاه سرکوب رژیم در حال فروپاشی است. تنها یک خیزش همگانی لازم است تا این کابوس برای همیشه پایان یابد. अच्छा, इनको मौका दिख गया है रजा पहलवी को कि भाई अब मेरी लॉटरी लग सकती है, तो ये अपील ये कर रहे हैं कर्नल साहब वहां लोगों से कि तुम उठ के खड़े हो जाओ, और खास तौर पर सेना, पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस से ये कह रहे हैं कि अब उसकी गुलामी करना बंद कर दो आयतुल्लाह। जो इसके फादर के साथ किया था फौज ने, अबैंडन कर दिया था, ये वही कह रहा है, वही चाह रहे हैं कि उनके साथ करें। सबसे बड़ी बात है, अगर आप 3-4 चीज़ों को कनेक्ट करें, आपने शुरुआत कर दी, मैं इस पर लास्ट में आ रहा हूँ, मुझको 10 सेकंड दीजिएगा। अमेरिका इन्वॉल्व है या नहीं, ये एक बड़ा डाउट चल रहा है। क्या उसके ट्रुप्स रेडी हैं डिप्लॉयमेंट के लिए? ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्या? जिस तरीके की घेराबंदी उसने ईरान की कर रखी है, क्या ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है? किस तरह की एयर डिफेंस वो दे रहा है आउटसाइड इजराइल, क्या ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है अगेंस्ट इजराइल और अगेंस्ट ईरान? ये सब जो बॉम्बर B-52 उसने डिप्लॉय कर रखे हैं, क्या ये इन्वॉल्वमेंट नहीं है? देखिए, अमेरिका का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मैं किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं हूं,
मैंने तो गंगा जल पी रखा है और धर रखा है, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं, लेकिन करूंगा मैं सब कुछ। आ गई अगली बात, खमेनी साहब का जो मामला है, देखिए शाह जो जिसको उन्होंने हटाया था, आज अगर आप उसका बेटा जो कुछ बोल रहा है वो मुझे समझ आ रहा है वो क्या बोल रहा है। ही इज ट्राइंग टू से अपनी कंट्री के लिए कि ये समय है कि आपकी तकलीफें, क्योंकि ईरान के लोग तकलीफ में हैं, गरीबी है, भूखमरी है, इन्फ्लेशन है, सब कुछ उनके अगेंस्ट है, ह्यूमैनिटी नहीं है सबसे बड़ी बात। तो ये श्रीमान जी अपने आप को प्रोजेक्ट जरूर कर रहे हैं एज अ ऑल्टरनेट नॉट ओनली टू ईरान बट टू दी यूएस एंड इजराइल, कि मैं हूं, अगर शाह का जमाना अच्छा था, मैं उस जमाने का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं आकर यहां ठीक कर सकता हूं। अब जो आप देख रहे हैं ना, हर जगह बातें चल रही हैं, वो ये चल रही है, खमेनी तो जा रहे हैं, अब लोगों ने अपने आप आना शुरू कर दिया है कि क्या होगा क्या नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब बोल रहे हैं ना कि अब खमेनी अकेले पढ़ रहे हैं, अकेले तो अब पढ़ेंगे। 17 इनके टॉप जो बंदे थे, जो सबसे क्लोजेस्ट माने जाते थे, उसमें से 13 तो मर गए। अच्छा, जो 14वां 15वां है वो ऑलरेडी छुपा फिर रहा है कि मेरा नंबर आने वाला है। बिल्कुल सही। आज की तारीख में उनका आर्मी चीफ बनने को कोई तैयार नहीं है भाई। 2-3 दिन हो गए, 2 बार चुके हैं वो। नहीं, वो तो एक के बाद एक बार चुके हैं। जो तीसरे नंबर वाला था उसने सडनली हाथ नीचे भी कर लिया है कि भाई अगर मरना ही है, वो बोल रहा है कि मैं अपनी जगह से ही सारे काम करूंगा, लेकिन मुझे आप मत बलि चढ़ाइए। ज्यादा बड़ी बात यह है, ईरान इज हेडिंग फॉर ट्रबल, इज नो डाउट अबाउट इट। खमेनी इज ओवर। तभी आप देख रहे हैं कि इस समय पर भी आकर वो जिस तरीके से मस्जिद में प्रेयर कर रहे हैं, तो ये वो प्रेयर का वो मामला ये भी होता है, चलो अपनी आखिरी ख्वाहिश ये भी पूरी कर लो कि जाने से पहले मैंने ये काम जरूर किया है। ये एक क्लैरिटी है चीजों में। ये श्रीमान जी जा रहे हैं, ये इन्हें पता है, लेकिन जो और ट्रंप इसीलिए ये अपने बेटे को अब आगे कर रहे हैं। बेटे की बातें पहले तो नहीं होती थी, अचानक मैं बेटे यही की कह रहा बात हूं ना, होनी शुरू हो गई। तो ये क्लेम्स हैं, ये अपने आप के अपॉर्चुनिटी हैं, चांसेस हैं। वो राजा का बेटा कह रहा है, यहां इसका बेटा कह रहा है कि चलिए जी मैं अवेलेबल हूं, मैं अवेलेबल हूं। बेटों की जंग हो ही रही है ऑब्वियस। लेकिन सर, जो मतलब कुछ लोग लिख रहे हैं जो जानते हैं ईरान और इस रिजीम को, कि ये व्यक्ति सरेंडर तो नहीं करने वाले, ये शायद मारा जाना पसंद करेंगे, ये भाग जाएगा, भाग जाएंगे। भाग चुका है सर, आई डोंट नो। नहीं देखिए, ज्यादा बड़ी बात है ना, सरेंडर को आप किस तरह से लेते हैं। यूएस बोलता है सरेंडर इज अ रिस्पेक्टेबल, जाने का बात हो रही है कि जा रहे हैं आप, इस दुनिया से जा रहे हैं, ईरान से जा रहे हैं, अपने आप से जा रहे हैं, आप जा जरूर रहे हैं, और इस बात के लिए आप सरेंडर कर दीजिए। से अभी ट्रंप ने क्योंकि लिखा कि हमें मालूम है खमेनी कहां है, लेकिन हम नहीं उसे मारेंगे, फिलहाल तो नहीं मारेंगे, ये लिखा, राइडर लगाया है नीचे। अगर ये हमला करें इनके ऊपर तो इसका फॉलो आउट क्या है? बिल्कुल। अभी एक चीज मैं बोलना चाहता था उससे पहले, राजा पहलवी के बारे में। 17 साल की उम्र थी जब वो गए थे अमेरिका। पूरे वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो करते हैं। उनका कनेक्ट जो है ईरान से काफी हद तक कट चुका है। और दूसरी चीज आती है, उनकी अपनी बेटी की शादी जू बिजनेसमैन के साथ हुई है। ये अभी रिसेंटली हुई है, ये भी नहीं कोई बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी ईरान में कितनी है, ये एक क्वेश्चन की बात है। मुझे तो क्लेम ही समझ में नहीं आता कि मेरा बाप राजा था तो अब मेरे को ये क्या मतलब हुआ? और ये पुराने जमाने में नहीं होता था। बिल्कुल। और इससे ज्यादा क्लेम तो उनके बेटे का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उनके बेटे का ही मेन प्रॉपर्टी वापस क्लेम करने जा रहा है। पर जो बात आप पूछ रहे थे, ईरान में भी वक्फ बोर्ड है। जो बात आप पूछ रहे थे कि अब करेगा क्या ट्रंप चाहता है जितनी डिस्ट्रक्शन इजराइल कर सके उसके फायदे में, जितने लोगों को वो मार सके उसके फायदे में, उसके अपने बंदे इन्वॉल्व ना हो उसके फायदे में है। लेकिन तब भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और फॉर्दो को अटैक करना पड़ता है या फिर खमेनी को मारना पड़ता है, तो फिर ट्रंप जरूर इस वॉर के अंदर जंप कर जाएगा। और इसी वजह से सर आज उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 26 शिप्स, उसके F-22, F-35, F-16 जहाज एक्स्ट्रा और एयर टू एयर रिफ्यूलर सब डिप्लॉय हो गए हैं। यहां तक कि डीगो गार्शिया के अंदर भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स डिप्लॉय हो गए। एक ब्रेक ले लेते हैं। देखिए, इसमें प्रॉब्लम दरअसल जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये है फिलहाल इजराइल और अमेरिका के सामने कि कोई ऑल्टरनेट नजर नहीं आ रहा कि आप खमेनी को कह रहे हैं हम चाहें तो मार सकते हैं, मार दोगे उसके बाद क्या? उसके बाद इन्होंने जब इराक पे कब्जा किया, उससे पहले सद्दाम हुसैन को अपना राजमहल छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया। वहां इनके सैनिक जमीन पर थे, उन्होंने जाके टेक ओवर किया। वहां बहुत सारे रिबेल ग्रुप जो थे, वो ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन गई थी। उनमें से बहुत सारे लोग सत्ता पर अपना अपना दावा कर रहे थे, तो वहां कम से कम लोग तो थे जो सत्ता चलाने का दावा करते थे। यहां इनके बाद कौन है इसकी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है। और ना यहां पर, क्योंकि इन्होंने इतना टाइट ग्रिप के साथ ये देश चलाया है इतने दशकों तक कि कोई और ना पॉलिटिकल फोर्स ना मिलिटेंट फोर्स
ईरान में उभर ही नहीं पाई। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं वॉर रूम। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा, कर्नल शैलेंद्र सिंह, मेजर जनरल डी के दत्ता, एयर कमांडर एस वैल हैं। और ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आयतुल्लाह खोमेनी अकेले पड़ गए हैं। इनके क्लोजेस्ट एडवाइजर्स ज़्यादातर उनमें से मारे जा चुके हैं। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा 86 साल है। अब इनका बेटा उत्तराधिकारी बनना चाहता है, उसका नाम है मुज्तबा खोमेनी। और दूसरी ओर जिस राजा को, शाह को हटा करके खोमेनी सत्ता में आए थे इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 के बाद, अब उनका बेटा जो है रजा पहलवी, शाह रजा पहलवी, वो उसने भी अपना दावा ठोक दिया है कि अब इनके बुरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया आयतुल्लाह के, और अब मेरी बारी है आने की। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल सीधे आयतुल्लाह को टारगेट करेंगे, इस सवाल था, इस पर हमने बात की। और इसको लेकर ये सारी लड़ाई शुरू हुई ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए। इसी के लिए तो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था। 12 जून की रात से इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसा रहा है। इजराइल के निशाने पर वो वैज्ञानिक भी हैं जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इजराइल ने अब तक 9 वैज्ञानिकों को मार दिया है। इजराइल ने ईरान के कई परमाणु साइट्स पर हमले किए, जिनकी तस्वीरें अब आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इस्फहान परमाणु सेंटर, शिराज मिसाइल उत्पादन सुविधा, तबरेज उत्तर मिसाइल बेस के साथ साथ नतांज परमाणु संयंत्र, ऐसे कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। हालांकि फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट अभी भी सुरक्षित है। इसे ईरान का माउंट डूम कहा जाता है। लेकिन फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर हमला करना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो जमीन में कई 100 फीट नीचे बना हुआ है। ईरान के प्रमुख परमाणु साइट नतांज को भारी नुकसान पहुंचा। मैं आपको अभी इनकी बिफोर आफ्टर तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। ये पहले कैसे दिखते थे, हमले के बाद कैसे दिखते हैं, डिटेल में इस पर बात करेंगे। नतांज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था, और यूरेनियम को एनरिच करने के बाद ही इससे परमाणु बम बनाया जाता है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र नतांज पर हमला किया है, और इस हमले में नतांज में मौजूद लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रांसी ने जानकारी दी कि ईरान ने नतांज की इस अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट साइट में सेंट्रीफ्यूज पूरी तरीके से बर्बाद किए हैं। ये सेंट्रीफ्यूज टूट गए हैं। 15,000 सेंट्रीफ्यूज का गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाना ईरान के न्यूक्लियर सपने के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो एक एक करके ही बात कर लेते हैं हम। पहले नतांज की बात, फिर मैं आगे आपको दूसरी साइट के बारे में बताऊंगा। अगर सर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता पाएं। ये नतांज की साइट है, बहुत चर्चा हमने इसकी सुनी है, और बताया जा रहा है इसमें काफी डैमेज ऊपर और नीचे दोनों जगह हुआ है। नतांज की साइट जो है सबसे बड़ी यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है, और इसके अंदर कहा जाता है कि 15,000 के करीब जो सेंट्रीफ्यूज हैं, ये तो एक्टिव सेंट्रीफ्यूज हैं, जो इनएक्टिव हैं बट अवेलेबल है स्टैंड बाय के लिए, वो और भी नंबर है, वो भी हजारों की संख्या में है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये दो चीजें हैं। एक ओवरग्राउंड फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं, सारे बिल्डिंग, सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कुछ पार्ट जो न्यूक्लियर का है वो ऊपर, और बाकी इसका जो है नीचे अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा ऊपर नहीं है, पूरा का पूरा नीचे नहीं है। पहले IAEA से खबरें आई थी कि इसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है। फिर बाद में उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं, ऊपर का भी हुआ है, अंदर का भी हुआ है, और ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज जो है उसके तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन रेडिएशन को कैसे कंट्रोल हुआ वो अभी क्लैरिटी नहीं दी। लेकिन IAEA के बारे में मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि IAEA रोज अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। पहले जो इनकी स्टेटमेंट आई थी कि कोई रेडिएशन नहीं है, फिर आई थी कि रेडिएशन है, और फिर आई है कि रेडिएशन को कंट्रोल कर दिया गया नहीं है। लेकिन हमने ये इजराइल ने सारे के सारे सेंट्रीफ्यूज जो नतांज के अंदर हैं उनको डिस्ट्रॉय कर। सेंट्रीफ्यूज होते क्या है जरा ये भी बता दें। इन्हीं में यूरेनियम को एनरिच किया जाता है। देखिए, सेंट्रीफ्यूज के अंदर ही यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको कूल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और पानी को भेजा जाता है उसके अराउंड, ताकि उसको कूल कर दिया जाए। वो कुछ ऐड करना चाहिए। हाँ जी। आप घड़े में जब दूध का वो करते हो ना, मथते हैं तो, जैसे, हाँ, तो ऊपर आ जाता है कोई हिस्सा। दैट्स एग्जैक्टली द वे इट इज डन। वो घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है, और फिर जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जैसा बिल्कुल कॉमरेड साहब ने कहा है, ऊपर को आ जाता है एनरिच्ड यूरेनियम। और पानी ठंडा करने के लिए बहुत जरूरी है, जिसके लिए बिजली बहुत जरूरी है। वो गया
तो वो रिएक्टर आपका फट जाएगा, सेंट्रीफ्यूज आपका फट जाएगा, फिर तो तबाही हो जाएगी। जैसे चेरनोबिल में ये हुआ था। ये तो एक के बाद एक बम बरसा रहे हैं इन जगहों पर। क्या सर, बिजली ये बची होगी इन्होंने और क्या? जो मेन उसने सेंट्रीफ्यूज रखने की कोशिश की थी, कहते हैं वो बहुत नीचे रखे हुए हैं जहां पर पहुंचेंगे नहीं, लेकिन रिएक्टर इसका ऊपर, रिएक्टर ने अंदर काम नहीं करेगा। तो अगर रिएक्टर कोई ध्वस्त कर दिया तो फिर अगर पानी नहीं जा रहा नीचे, गेम ओवर, जन्मदिन मुबारक। अब सेंट्रल ईरान में है इस्फहान परमाणु संयंत्र इनका, वहां पर भी इजराइल ने हमला किया है और ये इस इलाके का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान परिसर है। IAEA का अंदाजा है कि इजराइल के हमले की वजह से इस जगह पर 4 महत्वपूर्ण इमारतें वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। वो भी इस तस्वीर में आपको कुछ उसको देख करके अंदाजा लगेगा। यहां पर भी इजराइल ने काफी बॉम्बिंग की। कुछ दिख रहा है इधर डैमेज इसमें? थोड़ा सा दिख रहा है इस साइड पे, अगर आप देखें ये बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो इसके अंदर भी ओवरग्राउंड फैसिलिटीज बहुत है, रिसर्च और डेवलपमेंट का भी है, ये साथ में सेंट्रीफ्यूज भी है, लेकिन जो एक्चुअल है वो है फोर्दो। इस्फहान पे ये कहा गया है कि बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। इस्फहान पे ये कहा गया है कि इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी को तबाह और बर्बाद करती है। अब एक जगह शिराज मिसाइल सुविधा, ये मिसाइल रखने की इनकी एक जगह साइट है और यहां ईरान ने कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का निर्माण, उनकी मरम्मत, उनका भंडारण किया हुआ था। मिसाइल संयंत्र के साथ साथ इजरायली सेना ने इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी पर भी हमला किया। इस जंग की शुरुआत से आप देखिए तो ईरान के निशाने पर कौन है? पहले तो इनकी सेना के आर्मी और जितने भी हैं कमांडर्स, फिर उसके बाद उसने न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर वार किया। इसके अलावा न्यूक्लियर साइट्स और मिसाइल साइट्स, ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल है और मिसाइल लॉन्च करने की जो लॉन्चर्स होते हैं जहां से मिसाइल छोड़ी जाती है, वो उसका दावा है कि वो 40% लॉन्चर्स जो है इजराइल के वो तबाह कर चुका है। जनरल साहब, बिल्कुल, जो सबसे बड़ी क्षमता आज के दिन में मैं बोलूँगा इंटरनेशनली रॉकेटरी के अंदर, वो आज के दिन में ईरान के पास अवेलेबल है, जिनके पास अलग अलग प्रकार के रॉकेट, अलग अलग रेंज के रॉकेट और अलग अलग कैपेसिटी के रॉकेट इन्होंने बनाए हैं। और ये अगर आपको याद हो कि इन्होंने अपना मिसाइल सिटी, जिसकी वो अंदर जाके गाड़ियों में जाके इंस्पेक्शन भी दिखा रहे थे, वो पूरी की पूरी एक मिसाइल सिटी है जहाँ हज़ारों की तादाद में इनकी अलग अलग मिसाइलें वहाँ पे रखी हुई हैं, स्टॉक पाइल, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इनकी अंडरग्राउंड है। अभी जहाँ तक लॉन्चर्स का सवाल है, लॉन्चर्स आपने, अगर आपको याद हो, जब ये हिजबुल्ला और हमास के साथ इजराइल का जो ड्वेल चल रहा था, तो ये लोग क्या करते हैं, जो पोर्टेबल लॉन्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको गाड़ी माउंटेड वो लॉन्चर सिस्टम नहीं चाहिए, ये पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर बना के तुरंत एक रॉकेट छोड़ देते हैं और फिर उसको हटा के ले जाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि अगर हम किस प्रकार रोकें इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके जो लॉन्चर्स हैं उनको हम कैसे तबाह करें, तो अगर आपको उस मिसाइल को रोकना है तो आपको लॉन्चर तबाह करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग उसको उड़ाना पड़ेगा। जब मिसाइल लॉन्च हो जाएगी फिर वो इंटरसेप्ट नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल जो जितने भी 4 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के, वो हाइपरसोनिक को इंटरसेप्ट नहीं कर पा। हमने सर बस लेमन क्वेश्चन, जैसे हमने देखा है मिसाइल लॉन्च होते हुए, तो वो बड़े बड़े ट्रक जैसे ट्रक्स होते हैं, उनके ऊपर लॉन्चर होता है, वो लॉन्चर ऐसे इरेक्ट होता है, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर, इरेक्टर लॉन्चर। तो वो है, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ उस पर निर्भर नहीं है, उस पर नहीं है। आप अगर आप अलग मिसाइल ले जा सकते हैं, एक अलग लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर वो लॉन्चिंग स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। जब तक वो हो गई है, हाँ, हो गई है। पहले दिन तो 300 मिसाइल फायर की, उसके बाद कहां कर पा रहे हैं इतनी मिसाइल फायर? मिसाइलें है ही नहीं, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर थोड़ी तो बचा के रखनी है, सारी खत्म करनी तो फिर। ये आप सर बात आपको मजाक लग रही है, बात सही है। नो बट आई इट्स नॉट अ जोक। ये इजरायली दावा करता है ना, उसके पास 2000 मिसाइल्स है। अब अगर उसमें से वो 250-300 खर्च कर चुका है या 400 मिसाइल खर्च कर चुका है, तो उसको इतनी लंबी लड़ाई लड़नी है। थैंक यू। मेरा इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट टेक है। कभी भी एनिमी को ना कमजोर समझा तो शायद इजराइल गलत हो जाएगा। ये समझना कि सिर्फ 100 मिसाइल हैं, 1000 मिसाइल है, 2000 मिसाइल हैं, रिपोर्ट तो ऐसी भी है 10,000 मिसाइल हैं ईरान के पास। देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मिसाइल कलेक्शन में ईरान काफी स्ट्रांग है। और इसी वजह से इजराइल टारगेट कर रहा है। क्या टारगेट कर रहा है? बोले जी, पहली बात, हमें ये न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, तो विल दिखा दिया, कैपेबिलिटी दिखा दिया कि मैं कर सकता हूं डैमेज, पहली बात। दूसरी बात, इससे रिलेटेड कोई भी मैकेनिज्म जो इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को या फ्यूचर बॉम्ब्स को आप तक ला पाएगा, वो वाली मिसाइल सिस्टम भी मुझे डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि मिसाइल सिस्टम अकेला न्यूक्लियर के लिए नहीं है।
एक बहुत बड़ी, देखिए अगर ईरान कुछ भी करेगा इजराइल की तरफ तो वो अपने पैदल सैनिक नहीं भेजेगा, ना भेजने की काबिलियत है। कोई ऐसा टैंक नहीं है उसका जो कि 1800 किलोमीटर चलकर आ जाएगा और जाकर इजराइल में कर लेगा। लड़ाई होगी ईरान की तरफ से, मिसाइल की होगी, ड्रोन की होगी, एयर भी उसके पास इतना लिमिटेड है कि वो इसमें रिस्क नहीं करेगा। वो कौन सा एक पुराने वाला एक उनके पास, 60-70s का बताते हैं, F-14 है उनके पास, F-14 है उनके पास। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई चीज कमजोर है, हमारे पास भी था बाइसन जिसने एक F-16 को गिरा दिया। काबिलियत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, बट क्या वो डैमेज कर पाएगा या नहीं, जाएगा कैसे वहां? मैं यही कह रहा हूं कि वो जो 4 जहाज F-35 बोल रहा है, देखिए जो साइड लूज कर रही होती है ना, वो इन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढती है कि अरे भाई मैंने एक गिरा दिया, अरे भाई मैंने एक गिरा दिया। तुम्हारा पूरा का पूरे 2 न्यूक्लियर साइट डिस्ट्रॉय हो गए, तुम्हारी लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हो गए, तुम्हारी एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गए, तुम्हारे एनर्जी डेपोज डिस्ट्रॉय हो गए, और आप बोल रहे हो कि मेरे गिर गए। देखिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा बड़ी बात यह भी होती है कि एक कंट्री, इजराइल जैसा कंट्री, स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप एक जहाज के लिए पड़े रहे, मैंने एग्जांपल ही आपको दिया था, वो शाहबाज शरीफ 80 जहाज आए थे इंडिया से ऑफ सिंदूर में, वो गिनते रह गए, हमारे जहाज काम करके भी वापस चले गए। ठीक, जल्दी से छोटी छोटी खबरें और हैं इसी जंग से जुड़ी हुई। मैं आपको जो पिक्चर्स दिखा रहा था, इसमें एक तबरेज की भी और आपको पिक्चर दिखा देता हूं। ये मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिससे इजराइल के हमले में हुए नुकसान का कुछ अंदाजा लगता है। तबरेज का सेंटर ईरान के लिए एक प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट है और यहां पर भी इजराइल ने हमला किया। वो देखिए, आपको साफ दिखाई उसमें दे रहा होगा, आपको दिखाने जा रहे हैं। तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों स्ट्रक्चर्स पहले ऊपर जो हैं वो सारे के सारे दे आर ऑल इंटैक्ट, मतलब प्री स्ट्राइक है। ये स्ट्राइक हुई नहीं अभी तक यहां पे। अब जो ये दिखाता है दूसरा स्ट्रक्चर, वो है पोस्ट स्ट्राइक, यानी कि स्ट्राइक के बाद वही सेम, आप देखिए बिल्कुल सेम डायग्राम्स हैं और सेम पिक्चर है, लेकिन ये तीनों तबाह और बर्बाद हो गए। और सर वो बर्बाद जो है ना, बर्बाद जो है सर, आप देखिए बहुत बढ़िया बात आपने समझाई। इसका कंपैरिजन आपने इससे कर दिया, इसका कंपैरिजन आपने इससे कर दिया कि ये डिस्ट्रॉय हुई है, इसका कंपैरिजन आपने इससे कर दिया। कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई है तो वो छोटी वाली चीज वर्सेस ये छोटी वाली, वो इंटैक्ट है, वो इंटैक्ट है। तो आपने वो जगह स्ट्राइक करा है जो आपको चाहिए था। अभी मिसाइल की हम बात कर रहे थे सर। हाँ जी, आप बोल लीजिए, फिर दिखाता हूं। क्योंकि इसमें कई फिगर्स हैं, कोई 1000 कह रहा है, कोई 3000, 2000, कोई 10,000 कह रहा है, लेकिन उनके पास वाइड वैरायटी है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की, और जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो गई है और साथ साथ में उसमें एडवांस गाइडेंस सिस्टम भी लग गए हैं और उनको मैन्यूवरेबल भी कर दिया गया, यानी कि जब वो आती है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से आपने देखा पहले कहते थे हम 10% लीक हुए, अब तो उसका भी नंबर बढ़ गया। इसी वजह से अगर हाइफा रिफाइनरी को ज्यादा मिसाइल्स हिट कर रही है, ज्यादा मिसाइल्स हिट कर रही हैं और इनके जो सिस्टम है एक्यूरेसी भी। अब मिसाइल के एग्जांपल में तो इमाद भी ले लें, हम गदर भी ले लें, शिकन भी ले लें, बहुत टाइप की हैं, शहाब 3 और 4 they can reach anywhere in Israel. That's right. They can reach anywhere in Israel and now they are quite accurate also. पहले इतनी accurate नहीं थी जितनी अब ये हो रही है। अभी आज ट्रंप ने बोला ना कि हमारे ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, मतलब यूएस के ऊपर, किसी एसेट पे नहीं होना चाहिए। सर ईरान से खबर यही आई थी कि अगर अमेरिका वॉर ज्वाइन करता है तो हमारे लिए इजराइल पर हमला करना मुश्किल है, तुम्हारे एसेट्स पर हमला करना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसके बेस खुदकुशी करना बहुत आसान है। ऐसे इतने प्रोटेक्टेड नहीं होंगे जितना इस वक्त इजराइल है। और ईरान के मिसाइल हमले का इजराइल भी जवाब दे रहा है। इजराइल ने ईरान पर 7 फाइटर जेट से हमला किया है बीती रात, और ईरान की 12 मिसाइल साइट्स उसने वहां पर उसने अटैक किया। इजराइल के एयरफोर्स ने दावा किया है, साथ ही कहा है कि इजराइल को निशाना बनाने की साजिश नाकाम कर दी गई है। इजराइल ने ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल बेस को तबाह किया। कुछ पिक्चर्स हैं, तस्वीरें देखिए, ईरान की तस्वीरें हैं, धमाकों की तस्वीरें जो वहीं के लोकल लोगों ने जो कैप्चर की। जबरदस्त। नहीं, ये डेपो है या नहीं है कैसे पता चलता है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आता हूं सर, 1-2 तस्वीरें और दिखा। पिछले कुछ घंटों में हवाई हमले इजराइल ने और तेज कर दिए हैं। इजराइल की एयरफोर्स ने इस्फहान पर सिलसिलेवार मिसाइल अटैक किए हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ना, ये
तो कुछ भावलपुर जैसा था, कौन क्या जैसा भावलपुर में था। क्यों इतनी मार खा रहे हो भाई? ईरान के कई शहरों में भारी तबाही हुई है, बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई, चारों तरफ मिसाइल हमले के बाद बस तबाही दिखाई देती है। ये एक और तस्वीर आपको दिखाई देगी। शर्म नहीं आती इनको? कल हमने आपको दिखाया था इनका जो वो स्टेट मीडिया जो था चैनल, टीवी चैनल, वहां जिस तरीके से वो मोहतरमा भाग गई थी बोल वहां रही से। थी अंदर और तभी ब्लास्ट हो गया। अच्छा, वो कह भी यही नहीं थे कि हम तक कोई बम नहीं पहुंच सकता, नहीं तभी बम है पहुंच कि गया। हम नहीं हटेंगे, और वो 2 सेकंड में हट ली। तो फिर सर, ये एक और तस्वीर आई है, स्काईलाइन ईरान की वैसे काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तेहरान इज वेरी पहाड़ी इलाका ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मैं तो गया हूँ सर, वेरी प्रिटी। तेहरान इज अ हेरिटेज सिटी बाय द वे। अब खत्म कर दिया उसको, अब वो ठीक है, अपनी करनी है, भरनी तो पड़ेगी। तो अमेरिकी वापस अरे ये बनाएंगे। चर्चा देखिए हम कई बार कर चुके हैं कि जब इतना सब कुछ इजराइल कर ही रहा है, और बिल्कुल ठीक ट्रंप ने लिखा कि हम इस वक्त पूरे आसमान में हम राजा हैं, मतलब वहां तो जहां चाह रहा है इजराइल पहुंच के बॉम्बिंग कर दे रहा है, उसको जरूरत क्या है अमेरिका की? नहीं, ज्यादा बड़ी बात जब आप बोलते हैं ना कि हम आसमान के राजा हैं, वो इसलिए नहीं बोला जाएगा कि जहाज पहुंच सकता है, मिसाइल पहुंच सकती है, ड्रोन पहुंच सकती है, नहीं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि पहली बार इजराइल ईरानियन एयर स्पेस के अंदर अपनी रिफ्यूलिंग कर रहा है, Yes. एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। इसलिए आप राजा हो, क्योंकि वो फेवरेबल एयर सिचुएशन बनाना, टोटल डोमिनेंस बनाना, तभी आप इस तरह का रिस्क ले पाते हैं या इस तरह की लिबर्टी ले अब पाते हैं। नेतन्याहू को ट्रंप क्यों चाहिए? लेकिन ये ट्रंप को क्यों चाहते हैं वो जंग में आए? नहीं देखिए, अरे भाई देख, क्या बोला उसने, कोई भी हमारा असेट नहीं होना चाहिए। असेट का मतलब क्या है? किसी भी कंट्री में, किसी भी यूएस जगह पर, किसी भी यूएस सिटीजन के ऊपर किसी तरह की लॉसेस नहीं होने चाहिए। यूएस इज वर्किंग वेरी स्मार्टली। उसे मालूम है कि ये लड़ाई बेसिकली इजराइल और ईरान के बीच में एक 2 ही रीजन से है। ईरान को यहूदी जमीन के ऊपर मंजूर नहीं है। कल आप इजराइल को डिसमेंटल भी कर देंगे तो भी ये लड़ाई नहीं खत्म होगी। और इसी तरह इजराइल को पता है कि जब तक ईरान जैसी कंट्रीज हैं, आप अपने ऊपर ये तलवार हमेशा लटकी देखोगे, और आपको मालूम है कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर एक चीज मैं शेयर कर दूं, बोरा साहब यहां पर हैं, ये भी चीजें कम होती हैं, ट्रंप के राज में कुछ भी होता है। सर, कल ट्रंप ने एक मैसेज शेयर किया सोशल मीडिया पर, जो इजराइल में उसके राजदूत माइक हकबी, 5 times। उसने एक मैसेज, प्राइवेट मैसेज किया होगा ट्रंप को, वो ट्रंप ने शेयर किया सोशल मीडिया पर। अब वो शेल्टर में, उस मैसेज में क्या है, ऊपर ट्रंप लिखते हैं, फ्रॉम माइक हकबी, अ पास्टर, पॉलिटिशियन, एम्बेसडर एंड ग्रेट पर्सन। पास्टर मतलब प्रीस्ट रहे हैं। प्रीस्ट, हाँ। अब ये मैसेज में है, वो लिख रहे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, गॉड स्पेयर्ड यू इन बटलर पीए, पेंसिल्वेनिया, जो इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था ट्रंप पर। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, उस वक्त आपको ईश्वर ने बचा लिया, वो इसीलिए बचा लिया बिकॉज ही स्पेयर्ड यू टू बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल प्रेसिडेंट इन अ सेंचुरी, मे बी एवर। आप सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हैं, क्योंकि जब से अमेरिका है, क्योंकि आपने इजराइल को बचाया है, और आपने जो एक खतरा है टू द क्रिश्चियन समुदाय ईरान, उसको आपने ध्वस्त कर दिया। और सर, पूरे मैसेज की कुछ भावनाएं ऐसी हैं कि मतलब आप इतिहास पुरुष हैं और आपको ईश्वर ने ये मौका दिया है, बस आप अपने मन की सुनिए। वो क्या कहते हैं, चमचा गिरी। है तो हाँ, बिल्कुल ऐसा वही। कहते हैं ना। लेकिन ट्रंप ने इसको शेयर किया, इसका मतलब ट्रंप वो वाकई इतिहास पुरुष बनना चाह रहे हैं। नेचुरली सर, ही इज अ नार्सिसिस्टिक फेलो। वो क्या चाहता है कि मैं सबसे होशियार हूं, सबसे बुद्धिमान हूं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मेरे सबसे ज्यादा अकल मुझ में है, एटसेट्रा। ही वांट्स टू गो डाउन इन हिस्ट्री। नहीं तो लोग तो मजाक करते हैं इसका। ये तो चाहता है कि मुझे याद करो एज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट। खुद ही कहता है, आई एम द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट एवर। दूसरा कोई कहे ना कहे, ये तो कहता है ना सर। तो मान लीजिए इसकी बात, खुश कर दीजिए उसको, क्या फर्क पड़ता है। मुझसे फोन पे बात आपने तो बात भी की है उसके साथ, देखा आपने, कर्नल साहब कह रहे थे, उन्होंने बातचीत भी की उसके साथ, और उसको बोला यू आर द ग्रेटेस्ट मिस्टर वो प्रेसिडेंट। एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि उसको ट्रंप की क्या जरूरत है। फोर्डो करके एक है इनका न्यूक्लियर साइट, जो माउंटेन्स के अंदर है, जो आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी कि सैकड़ों फुट, 300 फुट अंदर है। उसको सिर्फ अटैक किया जा सकता है बंकर बस्टर बॉम्ब से, जो कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से ही ड्रॉप किए जा सकते हैं। उसका वेट 13,600 kg है, यानी कि बॉम्ब भी अमेरिका के पास है, और जो जहाज ड्रॉप कर सकता है वो भी अमेरिका के पास है। तो इस वजह से अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो या तो फिर ग्राउंड ऑपरेशन करें, जो बहुत मुश्किल है और शायद सक्सेसफुल ना हो, तो ये वाला ऑपरेशन के लिए उनको जरूरत है ट्रंप की। और इसके बाद दूसरा आता है, अगर खोमैनी को हटाना है तो शायद उसके अंदर भी उनकी जरूरत पड़े।
खमेनी को हटाने के लिए भी, लेकिन उसके लिए तो आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। अभी एक हवा से और मार के इसमें- तो नहीं भगा दोगे आपसे। एक और ऑफर आ रही है कि अगर अमेरिका खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है तो वो B-2 बॉम्बर और जो ये एमओपी बोलते हैं उसको, म्यूनिशन ऑफ पेनिट्रेशन, इसका 60 मीटर तक की इसकी क्षमता होती है। ये आ गया सर। इनका जो है GBU-57 हाँ बिल्कुल। ये 16 मीटर इसकी लंबाई है। और ये कुछ एलियन जैसा जहाज है इनके पास। हाँ, ये है मतलब bombers massive हैं, जहाज यही जो bombers। इस वेट को ले जा सकता, नहीं तो और कोई जहाज नहीं जो उस वेट और को कभी carry कर भी सकता। ऐसे जहाज और वेपन सिस्टम को लीज पे नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब है अगर लीज पे भी देंगे तो इसका ये क्लियर मतलब है कि वो अमेरिका इस आप वॉर involved में हो गए ज्वाइन उसमें। हो गया है। आप नहीं उड़ा पाएंगे इसको? बिल्कुल सर, अगर आप मौका देंगे तो। ये जहाज देखिए सर, ये जहाज ये जो है बेसिकली ये स्टेल्थ बॉम्बर है। लगता है इसको रोक जैसे दीजिए, इसको रोक स्पेस क्राफ्ट लगता है ये। इसकी रेंज जो है 11,000 किलोमीटर है। अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एक बार कर दें तो पूरे विश्व में कहीं पे भी जाके वो अटैक कर सकता है। ये 18 टन के करीब लोड लेके जा सकता है और इस बॉम्ब का वेट है 13,600। लेकिन इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है कि वो ऐसे 2 बॉम्ब कैरी कर सकते हैं B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के अंदर। तो मतलब दुनिया का सबसे घातक जहाज है, 5th जनरेशन जहाज है, जो दिखता नहीं है रेडार पे ज्यादा और ना ही ज्यादा दिखता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स या फिर हीट सिग्नेचर से। उस जहाज का इस्तेमाल ये डीगो गार्शिया से नॉर्मली करते हैं। अच्छा, ये वहां पर है इनके पास इंडियन ओशन में। अभी नहीं डिप्लॉय किए, लेकिन ये कभी भी कर सकते हैं। अभी B-52 है वहां अरे खबर में आज पढ़ रहा था कि यूके ने भी फैसला कर लिया है अपने सारे एसेट्स इधर मूव करने का। मतलब इंग्लैंड तो वहां जाता ही है जहां पर अमेरिका जाता है। नेचुरली माँ चमचा है। किसने बोला चमचा है? माँ चमचा है। वेरी क्लियर। वो भी वो स्टार वॉर्स से मुलाकात नहीं की थी उसने कनाडा में? मैकडोनल्ड ट्रंप और स्टार वॉर्स ने हाथ भी मिलाए थे। सर प्रोग्राम खत्म होने का वक्त आ गया, मुझे लग रहा है वासिम मुनीर का लंच भी खत्म हो गया होगा। तो आप कुछ पता कीजिए वहाँ क्या क्या खिलाया ट्रंप ने वासिम उसने मुनीर सबसे को। पहले तो दिया था बिरयानी ए जिहाद। वो उसको दिया था, फिर उसका दिया था कत्ल ए ईरान। अब ट्रंप जो है कब वो बड़ा कदम उठाएंगे जिसका उन्होंने दुनिया भर को इशारा तो कर दिया है, लेकिन करने क्या जा रहे हैं ये कुछ दिनों में शायद या आज हो सकता है कुछ वो साफ करें। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर साहब आपका, जनरल दत्ता आपका, एम्बेसडर वोरा आपका, कर्नल शैलेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आए।